प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स के भाग 3 में। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आज आपके लिए लेकर आई हूं अध्याय 7 ऑनवर्ड्स कहानी इस रहस्यमयी नॉवल की, जिसके कि मुख्य पात्र हैं शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन और सर हेनरी बास्करविल। तो मित्रों, जो कहानी है वो अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि रहस्य गहराता जा रहा है और अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो गया है, क्योंकि सर हेनरी डॉक्टर वॉटसन और मॉर्टिमर के साथ अपने घर यानी कि बास्करविल्स में पहुंच गए हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन को इस खतरे में क्यों डाला, लेकिन इसका जवाब हमें एक ही तरीके से मिल सकता है और वो है इस कहानी को आगे बढ़ाकर। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 मैरीपिट हाउस के स्टेबल्टन के साथ। अगली सुबह की ताज़ी सुंदरता ने हमारे दिमाग से उस गंभीर और धूसर छाप को मिटाने का काम किया जो बास्करविले हॉल में हमारे पहले अनुभव से हम दोनों पर छोड़ी गई थी। जब सर हेनरी और मैं नाश्ते पर बैठे थे तो सूरज की रोशनी ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो उन्हें ढके हुए कोट ऑफ आर्म्स से रंग के पानीदार धब्बे फेंक रही थी। सुनहरी किरणों में काले पैनलिंग कांसे की तरह चमक रहे थे और यह महसूस करना मुश्किल था कि यह वास्तव में वह कक्ष था जिसने पिछली शाम को हमारी आत्माओं में इतनी उदासी भर दी थी। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें खुद को दोषी मानना चाहिए, घर को नहीं, बैरोनेट ने कहा। हम अपनी यात्रा से थक चुके थे और गाड़ी चलाते हुए ठंड से कांप रहे थे, इसलिए हमने जगह को ग्रे रंग में देखा। अब हम तरोताज़ा और स्वस्थ हैं, इसलिए एक बार फिर सब खुशनुमा हो गया है। और फिर भी ये पूरी तरह से कल्पना का सवाल नहीं था, मैंने जवाब दिया। क्या आपने उदाहरण के लिए किसी को, मुझे लगता है जैसे कि एक महिला को रात में रोते हुए सुना था? ये अजीब बात है, क्योंकि जब मैं आधी नींद में था तो मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना है। मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये एक सपना है। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना और मुझे यकीन है कि ये वास्तव में एक महिला की सिसकी थी। तो हमें इसके बारे में तुरंत पूछना चाहिए, हेनरी ने कहा। उन्होंने घंटी बजाई और बैरीमोर से पूछा कि क्या वे हमारे अनुभव का कारण बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि बटलर का पीला चेहरा अपने मालिक के सवाल को सुनते हुए और भी पीला पड़ गया। घर में सिर्फ 2 ही औरतें हैं सर हेनरी, उसने जवाब दिया। एक रसोई घर की नौकरानी है जो दूसरे विंग में सोती है, दूसरी मेरी पत्नी है, और मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ कि आवाज़ उससे नहीं आ सकती। और फिर भी उसने झूठ बोला, क्योंकि संयोग से नाश्ते के बाद मैं मिसेस बैरीमोर से लंबे गलियारे में मिला। उनके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वह एक बड़ी भावशून्य, भारी भरकम चेहरे वाली महिला थी, जिनके चेहरे पर एक सख्त स्थिर भाव था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और सूजी हुई पलकों के बीच से मुझे देख रही थी। तो वह रात में रोई थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो उसके पति को ये पता होना चाहिए था। फिर भी उसने घोषित करने में स्पष्ट रूप से जोखिम उठाया था कि ऐसा नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया था और वह इतनी बुरी तरह क्यों रोई थी? पहले से इस पीले चेहरे वाले, सुंदर काली दाढ़ी वाले आदमी के चारों ओर रहस्य और उदासी का माहौल बना था। ये वह था जिसने सर चार्ल्स के शरीर की खोज सबसे पहले की थी और बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के लिए सभी परिस्थितियों के बारे में हमारे पास केवल उसका बयान था। क्या यह संभव था कि ये बैरीमोर ही था जिसने हमें रीजेंट स्ट्रीट की टैक्सी में देखा था? दाढ़ी भी वैसी ही थी। कैबमैन ने कुछ हद तक छोटे कद के आदमी का वर्णन किया था, लेकिन ऐसा अनुमान आसानी से गलत हो सकता था। मैं हमेशा के लिए इस बात को कैसे तय कर सकता था? जाहिर है कि सबसे पहले ग्रिम्पन पोस्टमास्टर से मिलना था और ये पता लगाना था कि क्या परीक्षण टेलीग्राम वास्तव में बैरीमोर के हाथों में दिया गया था। जवाब चाहे जो भी हो, मेरे पास कम से कम शेरलॉक होम्स को रिपोर्ट करने के लिए कुछ तो होगा। सर हेनरी को नाश्ते के बाद कई कागजात देखने थे, इसलिए ये मेरे भ्रमण के लिए अनुकूल समय था। ये दलदली भूमि के किनारे 4 मील की एक सुखद सैर थी, जो मुझे आखिरकार एक छोटे से भूरे रंग के गांव में ले आई, जिसमें 2 बड़ी इमारतें थीं जो सराय और डॉक्टर मॉर्टिमर का घर साबित हुई, जो बाकी सभी से ऊंची थीं। पोस्टमास्टर, जो गांव का किराना दुकानदार भी था, को टेलीग्राम की अच्छी याद थी। निश्चित रूप से श्रीमान, उन्होंने कहा, मैंने श्री बैरीमोर को निर्देश अनुसार टेलीग्राम पहुंचा दिया था। इसे किसने पहुंचाया? मेरे बेटे जेम्स ने।
आपने पिछले सप्ताह हॉल में मिस्टर बैरीमोर को वह टेलीग्राम दिया था ना? हाँ पिताजी, मैं इसे पहुंचा आया था। उसके अपने हाथों में? मैंने पूछा। खैर, वह उस समय ऊपर छत पर था, इसलिए मैं उसके हाथों में नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने इसे श्रीमती बैरीमोर के हाथों में दिया था और उन्होंने इसे तुरंत पहुंचाने का वादा किया था। क्या आपने मिस्टर बैरीमोर को देखा था? नहीं सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वह अटारी में था। अगर तुमने उसे नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह अटारी में था? देखिए, निश्चित रूप से तो उसकी अपनी पत्नी को ही पता होना चाहिए था कि वह कहाँ है। पोस्टमास्टर ने चिढ़कर कहा। क्या उसे टेलीग्राम नहीं मिला? अगर कोई गलती है तो इसकी शिकायत मिस्टर बैरीमोर को ही करनी चाहिए। जांच को आगे बढ़ाना निराशाजनक लग रहा था, लेकिन स्पष्ट था कि होम्स की चाल के बावजूद हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि उस समय बैरीमोर कहाँ था। मान लीजिए कि ऐसा था, मान लीजिए कि वही आदमी आखिरी बार सर चार्ल्स को जीवित देखता है और इंग्लैंड लौटने पर नए वारिस का पीछे करने वाला वही व्यक्ति है, तब क्या? क्या वह दूसरों का एजेंट था या उसका अपना कोई खराब इरादा था? बास्करविले परिवार को सताने में उसकी क्या रुचि हो सकती है? मुझे टाइम्स के प्रमुख लेख से काटी गई अजीब चेतावनी याद आई। क्या ये उसका काम था या संभवतः वह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसकी योजनाओं का विरोध करने पर तुला हुआ था? एकमात्र संभावित मकसद वह था जो सर हेनरी ने सुझाया था कि अगर परिवार को डराकर भगा दिया जाए तो बैरीमोर के लिए एक आरामदायक और स्थायी घर सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा स्पष्टीकरण उसे गहरी और सूक्ष्म साजिश को समझाने के लिए काफी पर्याप्त नहीं था, जो युवा बैरनोट के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुनती हुई प्रतीत होती थी। होम्स ने खुद कहा था कि उनकी सनसनीखेज जांच की लंबी श्रृंखला में इससे अधिक जटिल मामला उनके पास नहीं आया था। मैं धूसर सुनसान सड़क पर वापस चलते हुए प्रार्थना कर रहा था कि मेरा दोस्त जल्द ही अपनी व्यस्तताओं से मुक्त हो जाए और मेरे कंधों से ये जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए आ जाए। अचानक मेरे विचारों में बाधा पड़ी। मेरे पीछे दौड़ते हुए पैरों की आवाज और किसी के द्वारा मुझे पुकारे जाने ने मुझे चौंका दिया। मैं मुड़ा। उम्मीद थी कि डॉक्टर मॉर्टिमर दिखेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक अजनबी था जो मेरा पीछा कर रहा था। वह एक छोटा, दुबला पतला, साफ सुथरा, सुंदर चेहरे वाला आदमी था। सुनहरे बाल और दुबला जबड़ा, 30 से 40 साल की उम्र के बीच, ग्रे सूट पहने और पॉल की टोपी पहने हुए। वनस्पति नमूनों के लिए एक टिन का डिब्बा उसके कंधे पर लटका हुआ था और उसके हाथ में एक हरा तितली जाल था। मुझे यकीन है आप मेरी इस धारणा को माफ कर देंगे डॉक्टर वॉटसन, उन्होंने कहा जब वे हाँफते हुए मेरे पास आए जहां मैं खड़ा था। यहाँ दलदली भूमि पर हम घरेलू लोग हैं और औपचारिक परिचय की प्रतीक्षा नहीं करते। आपने शायद मेरा नाम हमारे आपसी मित्र डॉक्टर मॉर्टिमर से सुना होगा। मैं स्टेपल्टन हूँ, मैरीपिट हाउस का। मैंने कहा, तुम्हारे जाल और बक्से से मुझे इतना तो पता चल ही गया, क्योंकि मैं जानता था कि मिस्टर स्टेपल्टन एक प्रकृतिवादी हैं। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं मॉर्टिमर से मिलने गया था और जब तुम यहाँ से गुजरे तो उसने अपनी सर्जरी की खिड़की से मुझे तुम्हारी ओर इशारा किया। चूंकि हमारा रास्ता एक ही तरफ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पकड़ लूं और अपना परिचय दूं। मुझे विश्वास है कि सर हेनरी अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। वे बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। हम सभी को डर था कि सर चार्ल्स की दुखद मौत के बाद नए बैरोनेट यहाँ रहने से मना कर सकते हैं। एक अमीर आदमी के लिए यहाँ आकर इस तरह की जगह पर दफन होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि वे यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि सर हेनरी को इस मामले में कोई अंधविश्वासी डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। बेशक आप उस दुष्ट कुत्ते की कहानी जानते हैं जो इस परिवार को परेशान करता है। हाँ, मैंने सुना है। यह असाधारण है कि यहाँ के किसान कितने भोले हैं। उनमें से बहुत से लोग कसम खाने को तैयार हैं कि उन्होंने दलदली भूमि पर ऐसा जीव देखा है। मैं मुस्कुराकर बोला, लेकिन मुझे उनकी आंखों में ऐसा लगा कि वह मामले को ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है। इस कहानी ने सर चार्ल्स की कल्पना पर गहरा असर डाला और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इसी वजह से उनका दुखद अंत हुआ। वह कैसे? उनकी नसें इतनी उत्तेजित हो गई थीं कि किसी भी कुत्ते की उपस्थिति उनके बीमार दिल पर घातक प्रभाव डालती थी। मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में ULA में पिछली रात को कुछ ऐसा ही देखा था। मुझे डर था कि कोई आपदा आ सकती है, क्योंकि मैं उस बूढ़े आदमी से बहुत प्यार करता था और मुझे पता था कि उनका दिल कमज़ोर था। आप उसे कैसे जानते थे? मेरे दोस्त मॉर्टिमर ने मुझे बताया।
तो फिर तुम सोचते हो कि किसी कुत्ते ने सर चार्ल्स का पीछा किया और परिणाम स्वरूप वे डर के मारे मर गए। क्या आपके पास इससे कोई बेहतर स्पष्टीकरण है? मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। क्या मिस्टर शेरलॉक होम्स हैं? इन शब्दों ने एक पल के लिए मेरी सांस रोक दी, लेकिन मेरे साथी के शांत चेहरे और स्थिर आंखों पर एक नज़र डालने से पता चला कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। डॉक्टर वॉटसन, ये दिखावा करना हमारे लिए बेकार है कि हम आपको नहीं जानते। आपके जासूस के रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं और आप खुद को जाने बिना उसका जश्न नहीं मना सकते। जब मॉर्टिमर ने मुझे आपका नाम बताया तो वह आपकी पहचान से इनकार नहीं कर सका। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि श्री शेरलॉक होम्स खुद इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं और मैं स्वाभाविक रूप से जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उनका क्या दृष्टिकोण है इस बारे में। मुझे डर है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वे स्वयं हमारे पास आकर यहाँ हमें सम्मानित करेंगे? वह इस समय शहर छोड़कर नहीं आ सकते। उनके पास अन्य मामले हैं जिनमें उनका ध्यान लगा हुआ है। ये कितनी दुखद बात है। वह शायद इस बात पर कुछ प्रकाश डाल सकते कि हमारे लिए जो बहुत अंधकारमय है वो उनके लिए ना हो। लेकिन जहाँ तक आपके अपने शोध का सवाल है, अगर कोई ऐसा संभावित तरीका है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे आदेश देंगे। अगर मुझे आपके संदेह की प्रकृति के बारे में कोई संकेत मिलता है या आप मामले की जांच कैसे करने का प्रस्ताव रखते हैं तो शायद मैं अभी भी आपको कुछ सहायता या सलाह दे सकता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ केवल अपने मित्र सर हेनरी से मिलने आया हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, स्टेपल्टन ने कहा। आपने सावधान और विवेकशील होने का जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि यह अनुचित हस्तक्षेप था जिसके लिए मुझे उचित रूप से फटकार लगाई गई है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मामले का फिर कभी जिक्र नहीं करूँगा। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सड़क से एक संकरी घास वाली पगडंडी अलग होकर दलदली भूमि पर मुड़ रही थी। दाहिनी ओर एक खड़ी पत्थरों से भरी पहाड़ी थी जिसे बीते दिनों ग्रेनाइट की खदान में काट दिया गया था। जो चेहरा हमारी ओर मुड़ा हुआ था वह एक अंधेरी चट्टान का रूप ले चुका था जिसके आलों में फर्न और झाड़ियां उग रही थी। दूर की पहाड़ी से धुएं का एक धूसर गुब्बार तैर रहा था। इस दलदली रास्ते पर थोड़ा सा चलने पर हम मेरिपेट हाउस पहुंच जाएंगे, उन्होंने कहा। शायद आप 1 घंटा निकालें तो मैं आपको अपनी बहन से मिलवा सकूं। मेरा पहला विचार ये था कि मुझे सर हेनरी के पास रहना चाहिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उनके अध्ययन की मेज पर ढेर सारे कागज और नोट बिखरे पड़े थे। ये निश्चित था कि मैं उनमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था और होम्स में स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे दलदली भूमि पर पड़ोसियों का अध्ययन करना चाहिए। मैंने स्टेपल्टन का निमंत्रण स्वीकार किया और हम दोनों साथ साथ रास्ते पर चल पड़े। ये एक अद्भुत जगह है, दलदली भूमि, उसने कहा। लहराती ढलानों, लंबी हरी चट्टानों, दांतेदार ग्रेनाइट की चोटियों पर शानदार लहरों में झाग बनाते हुए देखते हुए आप दलदली भूमि से कभी नहीं थकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसमें कितने अद्भुत रहस्य छिपे हैं। ये इतना विशाल, इतना बंजर और इतना रहस्यमय है। तो फिर आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 2 साल से हूँ। यहाँ के निवासी मुझे नया नया आया हुआ कहते हैं। हम सर चार्ल्स के बसने के कुछ समय बाद ही यहाँ आए थे, लेकिन मेरी रुचि ने मुझे देश के हर हिस्से का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस जगह को मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या इसे जानना इतना कठिन है? बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए आप यहाँ उत्तर की ओर इस विशाल मैदान को देख सकते हैं। इसमें अजीबोगरीब पहाड़ियाँ फूट रही हैं। क्या आपको इसमें कुछ खास दिखाई देता है? ये सरपट दौड़ने के लिए एक दुर्लभ स्थान होगा। आप स्वाभाविक रूप से ऐसा ही सोचेंगे और इस विचार के कारण पहले भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या आप उन चमकीले हरे धब्बों को देख पा रहे हैं जो इस तरह बिखरे हुए हैं? हाँ, वे बाकी की तुलना में अधिक उपजाऊ लगते हैं। स्टेपल्टन हंसा। वह महान ग्रिम्पेन मायर है, उसने कहा। वहाँ एक गलत कदम भी मनुष्य या जानवर के लिए मौत का मतलब है। कल ही मैंने दलदली टट्टुओं में से एक को उस पर भटकते हुए देखा था। वह कभी बाहर नहीं आया। मैंने काफ़ी देर तक उसका सिर दलदली गड्ढे से बाहर निकलते देखा, लेकिन आखिरकार वह उसमें समा गया। सूखे मौसम में भी इसे पार करना खतरनाक है, लेकिन इन शरद ऋतु की बारिश के बाद ये एक भयानक जगह है।
और फिर भी मैं इसके दिल तक अपना रास्ता खोज सकता हूँ और जिंदा वापस आ सकता हूँ। जॉर्ज उन दुखी टट्टुओं में से एक और है। हरे सेज के बीच कुछ भूरा सा लुढ़क रहा था और उछल रहा था। तभी एक लंबी पीड़ा से तड़पती हुई गर्दन ऊपर की ओर उठी और एक भयानक चीख दलदली भूमि पर गूंज गई। इससे मैं डर के मारे कांप उठा, लेकिन मेरे साथी की नसें मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। ये चला गया, उसने कहा। मायर ने उसे पकड़ लिया है। 2 दिन में 2 और शायद कई और, क्योंकि वे शुष्क मौसम में वहां जाने के रास्ते के आ जाते हैं और जब तक मायर उन्हें अपने चंगुल में नहीं ले लेता तब तक उन्हें फर्क नहीं पता चलता। ये एक बुरी जगह है, महान ग्रिम्पेन मायर। और आप कहते हैं कि आप इसे भेद सकते हैं। हाँ, 1 या 2 रास्ते हैं जो एक बहुत ही सक्रिय आदमी अपना सकता है। मैंने उन्हें खोज लिया है। लेकिन तुम इतनी भयावह जगह पर क्यों जाना चाहते हो? अच्छा, तुम आगे की पहाड़ियों को देख रहे हो? वे वास्तव में द्वीप हैं जो दुर्गम दलदल से चारों ओर से कटे हुए हैं, जो वर्षों से उनके चारों ओर रेंग रहा है। यहीं पर दुर्लभ पौधे और तितलियां हैं, अगर तुम में उन तक पहुंचने की बुद्धि है। किसी दिन अपनी किस्मत आजमाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। भगवान के लिए अपने दिमाग से ऐसा विचार निकाल दो, उसने कहा। तुम्हारा खून मेरे सिर पर होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जिंदा वापस आने की जरा भी संभावना नहीं है। ये केवल कुछ जटिल स्थलों को याद करके ही संभव है कि मैं ऐसा कर पाऊं। हेलो, मैंने चिल्लाकर कहा। ये क्या है? एक लंबी धीमी कराह अवर्णनीय रूप से दुखद दलदली भूमि पर छा गई। इसने पूरे वातावरण को भर दिया और फिर भी ये बताना असंभव था कि ये कहाँ से आई। एक सुस्त बड़बड़ाहट से ये एक गहरी गर्जना में बदल गई और फिर एक बार फिर से उदासी धड़कती हुई बड़बड़ाहट में डूब गई। स्टेबल्टन ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ मेरी ओर देखा। ये दलदली भूमि एक अजीब जगह है, उसने कहा। लेकिन ये है क्या? किसानों का कहना है कि ये बास्करविल्स का शिकारी कुत्ता है जो अपने शिकार को पुकार रहा है। मैंने इसे पहले भी 1 या 2 बार सुना है, लेकिन कभी इतनी जोर से नहीं। मैंने चारों ओर देखा। मेरे दिल में डर की एक सिहरन उठ गई। विशाल मैदान की ओर जो हरे भरे झाड़ियों से भरा हुआ था। विशाल विस्तार में कौओं की एक जोड़े को छोड़कर कुछ भी नहीं हिल रहा था, जो हमारे पीछे एक बुर्ज से जोर से टकरा रहे थे। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप ऐसी बकवास बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा। लेकिन आपको क्या लगता है इतनी अजीब आवाज़ का कारण क्या है? कभी कभी दलदल से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ऐसा कीचड़ के जमने या पानी के बढ़ने या कुछ और होने का कारण होता है। नहीं नहीं, वह एक जीवित आवाज़ थी। अच्छा, शायद ऐसा ही था। क्या तुमने कभी बिटरन की गड़गड़ाहट सुनी है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। ये एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है, व्यवहारिक रूप से विलुप्त अब इंग्लैंड में, लेकिन दलदली भूमि पर सब कुछ संभव है। हाँ, मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमने जो सुना है वह आखिरी बिटरन की चीख है। ये सबसे अजीब है, सबसे विचित्र बात है जो मैंने अपने जीवन में सुनी है। हाँ, ये बिल्कुल अजीब जगह है। उधर पहाड़ी की ओर देखो। तुम्हें इनके बारे में क्या लगता है? पूरी खड़ी ढलान पत्थर के भूरे गोलाकार छल्लों से ढकी हुई थी, कम से कम 20 छल्लों से। वे क्या हैं? भेड़ बाड़े? नहीं, वे हमारे पूर्वजों के घर हैं। पहले मनुष्य दलदली भूमि पर घनी आबादी में रहता था, और चूंकि तब से वहाँ कोई विशेष व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए हमें उनकी सभी छोटी छोटी व्यवस्थाएं ठीक वैसे ही मिलती हैं जैसे उन्होंने छोड़ी थी। ये छतों के बिना उसके विगवाम हैं। अगर आप अंदर जाने की उत्सुकता रखते हैं तो आपको उनका चूल्हा और सोफा भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा शहर है। ये कब बसा था? नवपाषाण कालीन मानव, कोई तिथि नहीं। उन्होंने क्या किया? वह इन ढलानों पर अपने मवेशियों को चराता था, और जब पीतल की तलवार पत्थर की कुल्हाड़ी की जगह लेने लगी तब उसने टिन खोदना सीखा। सामने की पहाड़ी में बड़ी खाई को देखो, वह उसका निशान है। आपको दलदल के बारे में कुछ बहुत ही अनोखे बिंदु मिलेंगे डॉक्टर वॉटसन। ओह, मुझे एक पल के लिए माफ़ करें। ये निश्चित रूप से साइक्लोपीडीज है।
एक छोटी सी मक्खियाँ पतंगा हमारे रास्ते में उड़ गया था और वह एक पल में स्टेपल्टन असाधारण ऊर्जा और गति के साथ उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ा। मेरे आश्चर्य के लिए वह जीव सीधे विशाल दलदल की ओर उड़ गया, लेकिन मेरे परिचित ने एक पल के लिए भी रुकना उचित नहीं समझा। उसके पीछे एक गुच्छा से दूसरा गुच्छा तक उछलता रहा। उसका हरा जाल हवा में लहरा रहा था। उसके भूरे कपड़े और झटकेदार टेढ़े मेढ़े अनियमित कदम उसे किसी विशाल पतंगे से अलग नहीं बना रहे थे। मैं उसकी असाधारण गतिविधि के लिए प्रशंसा और डर के मिश्रण के साथ उसे देख रहा था कि कहीं वह विश्वासघाती दलदल में अपना पैर न रख दे। जब मैंने कदमों की आवाज़ सुनी और पलटा, मैंने एक महिला को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह उस दिशा से आ रही थी जिस दिशा में धुएं के गुबार ने मेरेपिट हाउस की स्थिति का संकेत दिया था, लेकिन दलदल की ढलान ने उसे तब तक छिपाए रखा जब तक वह काफी करीब नहीं आ गई। मुझे इस बात पर संदेह नहीं था कि ये वही मिस स्टेपल्टन थी जिसके बारे में मुझे बताया गया था, क्योंकि दलदली भूमि पर किसी भी तरह की महिलाएं बहुत कम थीं और मुझे याद आया कि मैंने किसी को उसके बारे में कहते हुए सुना था कि वह बहुत सुंदर है। मेरे पास आने वाली महिला निश्चित रूप से वैसी ही थी और सबसे असामान्य लग रही थी। भाई और बहन के बीच इससे बड़ा अंतर नहीं हो सकता था, क्योंकि स्टेपल्टन का रंग तटस्थ था। उसके बाल हल्के थे और आंखें भूरी थीं, जबकि वह इंग्लैंड में मैंने जितनी भी श्यामला महिलाएं देखी हैं उनसे ज्यादा सांवली थी, पतली, सुंदर और लंबी। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था, इतना नियमित कि अगर उसका संवेदनशील मुंह और सुंदर गहरी उत्सुक आंखें ना होती तो वह भाव शून्य लग सकता था। अपने संपूर्ण आकार और सुंदर पोशाक के साथ वह वास्तव में एक सुनसान दलदली भूमि के रास्ते पर एक अजीब प्रेत थी। जब मैं मुड़ा तो उसकी आंखें उसके भाई पर थीं और फिर वह मेरी ओर तेजी से बढ़ी। मैंने अपनी टोपी उठाई थी और कुछ टिप्पणी करने ही वाला था जब उसके अपने शब्दों ने मेरे सभी विचारों को एक नए चैनल में बदल दिया। वापस जाओ, उसने कहा, तुरंत वापस लंदन जाओ। मैं बस उसे बेवकूफ़ी भरे आश्चर्य से देखता रह गया। उसकी आंखें मुझे देखकर चमक उठीं और वह बेसब्री से अपने पैर से ज़मीन पर थपथपाने लगी। मैंने पूछा, मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? मैं समझा नहीं सकती, वह धीमी उत्सुक आवाज़ में बोली। उसके उच्चारण में एक अजीब सी तुतलाहट थी। लेकिन भगवान के लिए जो मैं तुमसे कहती हूँ वही करो, वापस जाओ और फिर कभी दलदली भूमि पर पैर मत रखना। लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ। यार, वह चिल्लाई, क्या तुम नहीं बता सकते कि कब चेतावनी तुम्हारे भले के लिए है? लंदन वापस जाओ, आज रात ही चले जाओ, किसी भी कीमत पर इस जगह से दूर चले जाओ। चुप रहो, मेरा भाई आ रहा है। मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक शब्द भी उसके सामने मत कहना। क्या तुम वहाँ घोड़े की पूंछ के बीच से मेरे लिए एक आर्किड लाना चाहोगे? हमारे पास दलदली भूमि पर आर्किड बहुत है। हालांकि बेशक तुम इस जगह की खूबसूरती देखने के लिए काफ़ी देर से आए हो। स्टेपल्टन ने पीछा करना छोड़ दिया था और तेज़ी से सांस लेते हुए तथा थकान के कारण लाल होते हुए वह हमारी तरफ वापस आ रहा था। हेलो बेरिल, उसने कहा और मुझे लगा कि उनके अभिवादन का लहजा बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण नहीं था। खैर जैक, तुम बहुत हॉट हो। मैं एक साइक्लोपीडीज का पीछा कर रहा था। वह बहुत दुर्लभ है और देर से शरद ऋतु में शायद ही कभी पाया जाता है। ये कितना अफसोस की बात है कि मैं उससे चूक गया। वह बेपरवाही से बोला, लेकिन उसकी छोटी छोटी चमकीली आंखें लगातार लड़की से मेरी ओर घूम रही थीं। आपने अपना परिचय दे दिया, मैं देख सकता हूँ। हाँ, मैं सर हेनरी से कह रही थी कि उनके लिए दलदली भूमि की असली खूबसूरती को देखने में अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम ये जानती हो ये कौन है? मेरे ख्याल से सर हेनरी बेस्करविले ही होंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वॉटसन है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट की लाली छा गई। नहीं, हम तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्यों, गहरी बातें करने के लिए तुम्हारे पास क्या समय कम था? उसके भाई ने उसी सवालिया निगाह से देखा। मैं तो इनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे डॉक्टर वॉटसन यहाँ के निवासी हों, ना कि केवल आगंतुक हों, उसने कहा। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्किड के लिए सुबह जल्दी है या देर। लेकिन आप आएंगे, है ना सर, और मेरेपिट हाउस को देखना चाहेंगे? थोड़ी दूर चलने पर हम उस घर में पहुंच गए जो एक दलदली भूमि पर सुनसान जगह पर बना हुआ था।
जो कभी समृद्ध पुराने दिनों में किसी चरवाहे का खेत हुआ करता था, लेकिन अब इसकी मरम्मत की जा रही है और इसे आधुनिक आवास में बदल दिया गया है। इसके चारों ओर एक बाग था, लेकिन पेड़ जैसा कि दलदली भूमि पर आम तौर पर होते हैं, छोटे और कटे हुए थे और पूरी जगह का प्रभाव उदास था। हमें एक अजीब झुर्रीदार जंग लगे कोट पहने बूढ़े नौकर ने अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, जो घर के हिसाब से ही लग रहा था। हालांकि अंदर कमरे बड़े थे, जो एक ऐसी शान से सजाए गए थे जिसमें मुझे महिला की पसंद का पता लग रहा था। जब मैंने उनकी खिड़कियों से दूर क्षितिज तक फैली अंतहीन ग्रेनाइट धब्बेदार दलदली भूमि को देखा, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इस उच्च शिक्षित व्यक्ति और इस खूबसूरत महिला को ऐसी जगह पर रहने के लिए क्यों लाया गया होगा। चुनने के लिए जगह अजीब है ना? उसने कहा, मानो मेरे विचार पढ़ लिए हों और उनका उत्तर दे रहा हो। फिर भी हम खुद को काफ़ी खुश रखने में कामयाब हो जाते हैं, है ना बेरिल? मैं काफ़ी खुश हूँ, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ विश्वास की कोई झलक नहीं थी। मेरा एक स्कूल है, स्टेबल्टन ने कहा। ये उत्तरी क्षेत्र में है। मेरे स्वभाव के व्यक्ति के लिए काम यांत्रिक और नीरस था, लेकिन युवाओं के साथ रहने, उन युवा दिमागों को ढालने में मदद करने और अपने चरित्र और आदर्शों से उन्हें प्रभावित करने का विशेषाधिकार मेरे लिए बहुत प्रिय था। हालांकि नियति हमारे खिलाफ थी। स्कूल में एक गंभीर महामारी फैल गई और 3 लड़के मर गए। ये कभी भी उस आघात से उभर नहीं पाया और मेरी बहुत सी पूंजी अपूर्णीय रूप से नष्ट हो गई। और फिर भी अगर लड़कों की आकर्षक संगति नहीं खोई होती तो मैं अपने दुर्भाग्य पर खुश हो सकता था, क्योंकि वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र के प्रति मेरी गहरी रुचि के कारण मुझे यहाँ काम करने के लिए असीमित क्षेत्र मिलते हैं। और मेरी बहन भी प्रकृति के प्रति उतनी ही समर्पित है जितना कि मैं। डॉक्टर वॉटसन, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके चेहरे पर उस समय आया जब आपने हमारी खिड़की से दलदली भूमि का निरीक्षण किया था। मेरे मन में ये बात ज़रूर आई थी कि ये थोड़ा नीरस होगा, शायद आपके लिए कम और शायद आपकी बहन के लिए भी। नहीं, मैं कभी भी सुस्त नहीं होती, उसने जल्दी से कहा। हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास अध्ययन कक्ष है और हमारे पास दिलचस्प पड़ोसी हैं। डॉक्टर मॉर्टिमर अपने वंश में सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। बेचारे सर चार्ल्स भी एक सराहनीय साथी थे। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और जितना मैं बता सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा याद करती हूँ उन्हें मैं। क्या आपको लगता है कि अगर मैं आज दोपहर को फ़ोन करके सर हेनरी से परिचित हो जाऊं तो मुझे उनसे मिलने आना चाहिए? मुझे यकीन है कि वे बहुत खुश होंगे। तो क्या आप मेरे लिए ये उनको बता पाएंगे कि मैं ऐसा प्रस्ताव कर रहा हूँ कि हम शायद उनसे आएँ, उनसे मिलें और जब तक कि वो यहाँ के रहने के आदी ना हो जाएं, हमारी संगति से शायद उनको कुछ मदद मिल जाए। क्या वो ऊपर आएंगे डॉक्टर वॉटसन और लेपिडोप्टेरा के मेरे संग्रह का निरीक्षण करेंगे? मुझे लगता है कि इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में ये सबसे संपूर्ण संग्रह है। जब तक आप उन्हें देखेंगे तब तक दोपहर का भोजन भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अपने काम पर वापस जाने के लिए उत्सुक था। दलदली भूमि की उदासी, दुर्भाग्यपूर्ण टट्टू की मौत और वो अजीबो गरीब आवाज़ जो बास्करविल्स की भयावह किंवदंती से जुड़ी हुई थी, इन सभी चीज़ों ने मेरे विचारों को बहुत ही कौतूहलता से भर दिया था। फिर इन कमोबेश अस्पष्ट छापों के ऊपर मिस स्टेपल्टन की स्पष्ट और अस्पष्ट चेतावनी आई, जो इतनी गहन गंभीरता के साथ दी गई थी कि मुझे संदेह नहीं था कि इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा हुआ था। मैंने दोपहर के भोजन के लिए रुकने के सभी दबावों का विरोध किया और मैं तुरंत अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़ा, घास वाले रास्ते से जिससे कि हम लोग आए थे। हालांकि ऐसा लगता है कि जो लोग इसे जानते थे उनके लिए कोई छोटा रास्ता ज़रूर रहा होगा, क्योंकि सड़क पर पहुंचने से पहले ही मैं मिस स्टेपल्टन को ट्रैक के किनारे एक चट्टान पर बैठे देखकर हैरान रह गया। उनके चेहरे पर थकान की वजह से बहुत ज़्यादा लालिमा थी और उन्होंने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था। मैं आपको रोकने के लिए इतनी दूर तक दौड़ी हूँ डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा। मेरे पास अपनी टोपी पहनने का भी समय नहीं था। मुझे रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा भाई मुझे ढूंढने लगेगा। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इस मूर्खतापूर्ण गलती के लिए कितनी दुखी हूँ। मैंने आपको सर हेनरी समझ लिया था। कृपया मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को भूल जाएं, जिनका आप पर कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं सकता मिस स्टेपल्टन, मैंने कहा। मैं सर हेनरी का मित्र हूँ और उनकी भलाई मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे बताइए कि आप क्यों इतनी बेचैन थीं कि सर हेनरी लंदन लौट जाएं? ये औरतों की सनक है डॉक्टर वॉटसन।
जब आप मुझे बेहतर तरीके से जान लेंगे तो आप समझ जाएंगी कि मैं जो कुछ भी कहती या करती हूँ उसके लिए हमेशा मैं आपको कारण नहीं बता सकती। नहीं नहीं, मुझे आपकी आवाज़ में वो घबराहट याद है, आपकी आंखों की बेचैनी को भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। कृपया मेरे साथ स्पष्ट रहें मिस्टर बल्टन। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे अपने चारों ओर छायाओं का एहसास होता रहता है। जीवन उस विशाल ग्रिम्पेन दलदल की तरह हो गया है जहाँ हर जगह छोटे छोटे हरे धब्बे हैं जिनमें कोई भी डूब सकता है और कोई मार्गदर्शक नहीं है जो रास्ता दिखा सके। तो मुझे बताइए कि आपका क्या मतलब था और मैं आपकी चेतावनी सर हेनरी तक पहुँचाने का वादा करता हूँ। एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर अनिश्चय का भाव आया, लेकिन जब उसने मुझे उत्तर दिया तो उसकी आंखें पुनः कठोर हो गई थीं। आप इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं डॉक्टर वॉटसन, उसने कहा। मेरे भाई और मैं सर चार्ल्स की मौत से बहुत सदमे में हैं। हम उन्हें बहुत करीब से जानते थे क्योंकि उन्हें हमारे घर तक आने के लिए दलदली भूमि पर पैदल चलना सबसे अच्छा लगता था। वे अपने परिवार पर मंडरा रहे अभिशाप से बहुत प्रभावित थे और जब ये त्रासदी हुई तो मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि उन्होंने जो आशंकाएं व्यक्त की थीं उनके लिए कुछ आधार अवश्य होंगे। इसलिए जब परिवार का एक और सदस्य यहाँ रहने के लिए आया तो मैं व्यथित हो गई और मुझे लगा कि उसे इस खतरे के बारे में चेतावनी दी जानी चाहिए जिससे वह गुजर सकता है। बस यही बात थी जो मैं बताना चाहती थी। लेकिन खतरा क्या है? तुम्हें क्या शिकारी कुत्ते की कहानी नहीं पता? मैं ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ। अगर आपका सर हेनरी पर कोई प्रभाव है तो उन्हें उस जगह से दूर ले जाएं जो हमेशा उनके परिवार के लिए घातक रही है। इतनी बड़ी दुनिया है, उन्हें यहाँ इस खतरे वाली जगह पर क्यों रहना है? क्योंकि ये खतरे वाली जगह उनकी है। सर हेनरी का स्वभाव ऐसा ही है। मुझे डर है जब तक आप मुझे इससे ज़्यादा पक्की जानकारी नहीं दे देती हैं तब तक उन्हें वहाँ से हटाना नामुमकिन है। मैं कुछ भी निश्चित नहीं कह सकती क्योंकि मैं कुछ भी निश्चित नहीं जानती। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ मिस्टर बिल्टन। जब आपने पहली बार मुझसे बात की थी तो अगर आपका मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं था तो आप क्यों नहीं चाहती थी कि आपके भाई आपकी बातें सुन ले? ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर उसे या आपको कोई और आपत्ति हो। मेरा भाई हॉल में लोगों के रहने के लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि उसे लगता है कि ये दलदली भूमि पर रहने वाले गरीबों के लिए भलाई की बात है। अगर उसे कुछ पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ कहा है जिससे सर हेनरी यहाँ से चले जाएं तो वह बहुत क्रोधित होगा। लेकिन मैंने अब अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो मेरा भाई सच में मुझे ढूंढने लगेगा और उसे संदेह हो जाएगा कि मैं आपसे मिलने आई थी। अलविदा। वह मुड़ी और कुछ ही मिनटों में बिखरे हुए पत्थरों के बीच गायब हो गई, जबकि मैं अपनी आत्मा में अस्पष्ट भय के साथ बैस्करविले हॉल की ओर बढ़ता रहा। यहाँ खत्म होता है अध्याय नंबर 7 और चलिए रहस्य की उतार चढ़ाव के हम भी सवार हुए बढ़ते हैं अध्याय नंबर 8 पे, जो है डॉक्टर वॉटसन की पहली रिपोर्ट। इस बिंदु से आगे की घटनाओं का क्रम भी शर्लक होम्स को लिखे अपने पत्रों को लिपिबद्ध करके आगे बढ़ाऊंगा जो मेरे सामने मेज़ पर पड़े हैं। एक पृष्ठ गायब है, लेकिन अन्यथा वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लिखे गए थे और उस क्षण की मेरी भावनाओं और संदेहों को मेरी याददाश्त से कहीं अधिक सटीकता से दर्शाते हैं जो इन दुखद घटनाओं के बारे में स्पष्ट है, संभवतः नहीं। बैस्करविले हॉल, 13 अक्टूबर। मेरे प्रिय होम्स, मेरे पिछले पत्रों और टेलीग्रामों में आपको दुनिया के इस सबसे उपेक्षित कोने में घटित सभी घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत कराया होगा। जितना अधिक समय कोई यहाँ रहता है उतना ही दलदली भूमि की भावना, इसकी विशालता और इसके गंभीर आकर्षण उसकी आत्मा में समा जाते हैं। जब एक बार आप इसकी गोद में होते हैं तो आप आधुनिक इंग्लैंड के सभी निशानों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप हर जगह प्रागैतिहासिक लोगों के घरों और कामों के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके चारों ओर इन भूले हुए लोगों के घर हैं, उनकी कब्रें और विशाल मोनोलिथ है जो उनके मंदिरों की पहचान थी। जब आप जख्मी पहाड़ियों के सामने उनके ग्रे पत्थर की झोंपड़ियों को देखते हैं तो आप उनके पीछे अपनी उम्र छोड़ देते हैं, और अगर आप एक चमड़े से लदे बालों वाले आदमी को अपने धनुष की डोरी पर चकमक पत्थर की नोक वाला तीर लगाते हुए नीचे के दरवाजे से रेंगते हुए देखें तो आपको लगेगा कि उसकी उपस्थिति आपकी उपस्थिति से अधिक स्वाभाविक है। अजीब बात यह है कि वे इतने घनी आबादी वाले उस जमीन पर रहते थे
जो हमेशा से ही सबसे ज़्यादा बंजर रही होगी। मैं कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वे कोई युद्ध विरोधी और परेशान जाति थी जिसे वह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, जिस पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता था। हालांकि ये सब उस मिशन से अलग हैं जिस पर आपने मुझे भेजा था, और शायद आपके बेहद व्यवहारिक दिमाग के लिए बहुत ही अरुचिकर होगा। मुझे अभी भी याद है कि आप इस बात को लेकर पूरी तरह उदासीन थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसलिए मुझे सर हेनरी बेस्करविले से जुड़े तथ्यों पर वापस लौटना चाहिए। अगर आपको पिछले कुछ दिनों में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है तो इसका कारण ये है कि आज तक बताने लायक कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। फिर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी जिसके बारे में मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको स्थिति के कुछ अन्य कारकों से अवगत कराना होगा। इनमें से एक, जिसके बारे में मैंने बहुत कम कहा है, वह है दलदली भूमि पर भागा हुआ अपराधी। अब ये बात मानने के लिए विश्वसनीय कारण है कि वह यहाँ से चला गया है, जो इस जिले के अकेले घर वालों के लिए काफी राहत की बात है। उसके भागने के बाद से एक पखवाड़ा बीत चुका है जिस दौरान उसे ना तो देखा गया है और ना ही उसके बारे में कुछ सुना गया है। ये निश्चित रूप से अकल्पनीय है कि वह इतने समय तक दलदली भूमि पर टिका रह सकता था। बेशक जहां तक उसके छिपने की बात है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इन पत्थर की झोंपड़ियों में से कोई भी उसमें छिपने की जगह बन सकती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है जब तक कि वह दलदली भेड़ों में से किसी एक को पकड़कर ना मार डाले। इसलिए हमें लगता है कि वह अब यहाँ से चला गया है और इसके परिणाम स्वरूप बाहरी किसान अब आराम से रह सकते हैं। हम इस घर में 4 स्वस्थ पुरुष हैं, इसलिए हम अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि जब भी मैं स्टेपल्टन के बारे में सोचता हूं तो मुझे असहजता महसूस होती है। वे किसी भी मदद से मीलों दूर रहते हैं। एक नौकरानी, एक बूढ़ा नौकर, बहन और भाई हैं। भाई बहुत मजबूत नहीं है। वे इस नॉटिंग हिल अपराधी जैसे हताश व्यक्ति के हाथों में असहाय हो जाएंगे अगर एक बार वह घर में घुसने में कामयाब हो गया तो। सर हेनरी और मैं दोनों ही उनकी स्थिति से चिंतित थे और ये सुझाव दिया गया कि अस्तबल में काम करने वाले परकिंस को वहां सोने के लिए जाना चाहिए, लेकिन स्टेपल्टन ने ये बात नहीं मानी। तथ्य यह है कि हमारे मित्र बैरोनेट ने हमारे सुंदर पड़ोसी में काफी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इस समय इस एकांत स्थान पर उसके जैसे सक्रिय व्यक्ति के लिए भारी पड़ता है और वह स्टेपल्टन की बहन एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर महिला है। इसके बारे में कुछ उष्णकटिबंधीय और विदेशी है जो उसके शांत और भावशून्य भाई के व्यक्तित्व से बिल्कुल ही विपरीत है। इन भाई का अपनी बहन पर निश्चित रूप से बहुत गहरा प्रभाव है क्योंकि मैंने उसे लगातार उसकी ओर देखते हुए देखा है, जिससे कि वो कहती हो कि मुझे तुम्हारा अनुमोदन चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह उसके प्रति दयालु है। उसकी आंखों की चमक और उसके पतले होंठ उसके सकारात्मक और संभवतः कठोर स्वभाव को मेल खाते हैं। आप उसे एक दिलचस्प व्यक्ति पाएंगे। वह पहले दिन बेस्करविले से मिलने आया था और अगली सुबह ही वह हम दोनों को एक स्थान दिखाने ले गया जहां दुष्ट ह्यूगो की किंवदंती की उत्पत्ति हुई थी। ये दलदली भूमि के पार कुछ मील की यात्रा थी जो इतनी उदास थी कि शायद एक कहानी का संकेत देती थी। हमें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी मिली जो एक खुली घास वाली जगह पर जाती थी जहां सफेद कपास की घास फैली हुई थी। इसके बीच में 2 बड़े पत्थर थे जो घिसे हुए और ऊपर से नुकीले थे और किसी भयंकर जानवर के विशाल जंग खाए हुए नुकीले दांतों की तरह दिखाई देते थे। हर तरह से पुरानी त्रासदी के दृश्य से मेल खाता था। सर हेनरी बहुत उत्सुक थे और उन्होंने स्टेपल्टन से एक से अधिक बार पूछा कि क्या ये वास्तव में मनुष्यों के मामलों में अलौकिक हस्तक्षेप की संभावना पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने हल्के ढंग से बात की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे बहुत गंभीर थे। स्टेपल्टन ने अपने जवाबों में सावधानी बरती, लेकिन ये देखना आसान था कि उन्होंने जितना कहा जा सकता था उससे कम कहा और बैरोनेट की भावनाओं का ख्याल करते हुए उन्होंने अपनी पूरी राय नहीं दी। उन्होंने हमें ऐसे ही मामलों के बारे में बताया जहां परिवारों को किसी बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हमें यह आभास दिया कि वे इस मामले पर लोकप्रिय दृष्टिकोण से सहमत हैं। वापस आते समय हम मेरीपेट हाउस में दोपहर का भोजन करने के लिए रुके और यहीं पर सर हेनरी की मुलाकात मिस स्टेपल्टन से हुई। पहली बार जब उन्होंने उसे देखा तो वे उसके प्रति बहुत आकर्षित हुए और अगर ये भावना दोनों के बीच नहीं थी तो मैं मूर्ख हूँ।
घर लौटते समय उन्होंने बार बार उसका जिक्र किया और तब से शायद ही कोई दिन बीता हो जब हमने भाई बहन को ना देखा हो। वे आज रात यहाँ भोजन करेंगे और अगले हफ्ते उनके पास जाने की बात चल रही है। कोई मूर्ख ही होगा जो सर हेनरी और स्टेपल्टन की बहन की जोड़ी का स्वागत ना करे, लेकिन फिर भी मैंने स्टेपल्टन के चेहरे पर एक से ज्यादा नापसंदगी के भाव देखे हैं जब भी सर हेनरी उसकी बहन पर ध्यान देते हैं। बेशक वे उससे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उसके बिना एकाकी जीवन व्यतीत करना उन्हें शायद पसंद ना आए, लेकिन अगर वे उसकी इतनी शानदार शादी के आड़े आए तो ये स्वार्थ की पराकाष्ठा होगी। फिर भी मुझे यकीन है कि वे नहीं चाहते कि उनकी नज़दीकी प्यार में बदल जाए, और मैंने कई बार देखा है उसने एक बार नहीं बहुत बार उन्हें एक दूसरे से मिलने पर रोक लगाते हुए। वैसे आपने मुझे जो निर्देश दिए हैं सर हेनरी को कभी भी अकेले बाहर ना जाने देने के, वे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे अगर हमारी दूसरी मुश्किलों में ये प्रेम कहानी भी जुड़ गई। अगर मैं आपके आदेशों का अक्षरश पालन करूं तो मेरी लोकप्रियता जल्दी ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन गुरुवार को अधिक सटीक रूप से डॉक्टर मॉर्टिमर ने हमारे साथ लंच किया। वे लॉन्ग डाउन में एक बैरो की खुदाई कर रहे थे और उन्हें एक प्रागैतिहासिक खोपड़ी मिली है जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। उनके जैसा एकनिष्ठ उत्साही व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। इस दिन लंच पे स्टेपल्टन बाद में आए और भले डॉक्टर ने हम सभी को सर हेनरी के अनुरोध पर यूएलई में ले जाने के लिए माना, ताकि हमें दिखा सकें कि उस घातक रात को सब कुछ कैसे हुआ था। ये एक लंबा उदास रास्ता है, यूएलई, कटी हुई झाड़ियों की 2 ऊंची दीवारों के बीच, जिसके पास दोनों ओर घास की एक संकरी पट्टी है। दूर छोर पर एक पुराना टूटा फूटा समर हाउस है। आधे रास्ते में मूर गेट है जहां बूढ़े सज्जन ने अपनी सिगार की राख छोड़ी थी। ये एक कुंडी वाला सफेद लकड़ी का गेट है। इसके आगे चौड़ी मूर है। मुझे इस घटना के बारे में आपका सिद्धांत याद आ गया और मैंने जो कुछ भी हुआ था उसे चित्रित करने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसने दलदली भूमि पर कुछ आते हुए देखा, कुछ ऐसा जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी बुद्धि खो दी और भागता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से भय और थकावट से मर नहीं गया। यहाँ एक लंबी उदास सुरंग थी जिसमें से वह भागा, और किससे? दलदली भूमि के एक भेड़ कुत्ते से, या एक भूतिया शिकारी कुत्ता, काला, खामोश और राक्षसी। क्या इस मामले में कोई मानवीय एजेंसी थी? क्या पीला चौकन्ना बैरीमोर उससे ज्यादा जानता था जितना कि वह कहना चाहता था? ये सब धुंधला और अस्पष्ट है, लेकिन हमेशा इसके पीछे अपराधी की काली छाया रहती है। पिछले लेख के बाद से मैं एक और पड़ोसी से मिला हूँ। ये श्री फ्रैकलैंड हैं, जो लेफ्टर हॉल में रहते हैं, जो हमसे लगभग 4 मील दक्षिण में है। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लाल चेहरे वाले, सफेद बालों वाले और चिड़चिड़े स्वभाव के मालिक। उन्हें ब्रिटिश कानून से लगाव है और उन्होंने मुकदमेबाजी में बहुत बड़ी रकम खर्च की है। वे केवल लड़ाई का आनंद लेने के लिए लड़ते हैं और किसी भी मामले में दोनों पक्षों को उठाने के लिए समान रूप से तैयार रहते हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें ये एक महंगा मनोरंजन पसंद है। कभी कभी वे किसी के रास्ते को बंद कर देते हैं और पैरिश को उसे खोलने के लिए मना कर देते हैं। कभी कभी वे अपने हाथों से किसी दूसरे व्यक्ति के गेट को तोड़ देते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि वहां अनादिकाल से एक रास्ता मौजूद है जिससे मालिक को उन पर अत्याचार का मुकदमा चलाने की चुनौती मिलती है। वे पुराने जागीर और सामुदायिक अधिकारों के जानकार हैं और वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल कभी फर्नवर्थी के ग्रामीणों के पक्ष में और कभी उनके खिलाफ करते हैं, ताकि समय समय पर उन्हें या तो गांव की सड़क पर विजय के साथ ले जाया जाए या फिर उनके नवीनतम कारनामे के अनुसार उनका पुतला जला दिया जाए। लोगों का मानना है कि आजकल उनके हाथ में लगभग 7 मुकदमे हैं जो संभवतः उनकी बची हुई संपत्ति को निगल जाएंगे और इसलिए उन्हें दंडित किया जाएगा और भविष्य के लिए उन्हें हानि रहित छोड़ दिया जाएगा। कानून के अलावा ये एक दयालु, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति लगते हैं और मैंने उनका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि आप विशेष रूप से चाहते थे कि मैं हमारे आसपास के लोगों का कुछ विवरण भेजूं। वे वर्तमान में आश्चर्यजनक रूप से कार्यरत हैं, क्योंकि एक शौकिया खगोल शास्त्री होने के नाते उनके पास एक उत्कृष्ट दूरबीन है जिसके साथ वे अपने घर की छत पर लेट जाते हैं और भागे हुए अपराधी की एक झलक पाने की उम्मीद में पूरे दिन दलदली भूमि को देखते रहते हैं।
यदि वे अपनी ऊर्जा को इसी तरह सीमित रखते तो सब ठीक रहता, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि वे डॉक्टर मॉर्टिमर पर नजदीकी रिश्तेदार की सहमति के बिना कब्र खोलने के लिए मुकदमा चलाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उसने लॉन्ग डाउन पर बैरो में नवपाषाण खोपड़ी खोदी थी। वे हमारे जीवन को नीरस होने से बचाने में मदद करते हैं और यहाँ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये हमें थोड़ी हास्यपूर्ण राहत देता है। और अब आपके फरार अपराधी स्टेपल्टन, डॉक्टर मॉर्टिमर और लाफ्टर हॉल के फ्रैंकलिन के बारे में नवीनतम जानकारी देने के बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर आकर समाप्त करना चाहता हूँ और आपको बैरीमोर्स के बारे में और विशेष रूप से कल रात की आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उस टेस्ट टेलीग्राम के बारे में जिसे आपने लंदन से यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा था कि बैरीमोर वास्तव में यहाँ है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पोस्ट मास्टर की गवाही से पता चलता है कि वह परीक्षण बेकार था और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने सर हेनरी को बताया कि मामला क्या था और उन्होंने तुरंत अपने सीधे अंदाज में बैरीमोर को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें खुद टेलीग्राम मिला था। बैरीमोर ने कहा कि उन्हें मिला था। सर हेनरी ने पूछा, क्या लड़के ने इसे आपके हाथों में सौंपा था? बैरीमोर आश्चर्यचकित दिखे और कुछ देर तक विचार करते रहे। नहीं, उन्होंने कहा, मैं उस समय बॉक्स रूम में था और मेरी पत्नी ने ये बात मेरे सामने रखी थी। क्या आपने स्वयं इसका उत्तर दिया? नहीं, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि क्या उत्तर देना है और वह उसे लिखने चली गई। शाम को वह अपनी इच्छा से उस विषय पर लौट आया। मैं आज सुबह से आपके सवालों का उद्देश्य ठीक से नहीं समझ पाया हूँ सर हेनरी, उसने कहा। मुझे विश्वास है कि उनका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका विश्वास खोने के लिए कुछ कर बैठा हूँ। सर हेनरी को उसे आश्वस्त करना पड़ा कि ऐसा नहीं है और उसे अपनी पुरानी अलमारी का एक बड़ा हिस्सा देकर शांत करना पड़ा, क्योंकि लंदन का उनका सारा सामान अब आ चुका था। श्रीमती बैरीमोर मेरे लिए दिलचस्प है। वह एक भारी ठोस व्यक्ति हैं, बहुत सीमित, बहुत सम्मानित और शुद्धतावादी होने की ओर प्रवृत्त है। आप शायद ही इससे कम भावनात्मक विषय की कल्पना कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पहली रात को मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए सुना और तब से मैंने एक से अधिक बार उनके अपने चेहरे पर आंसू पोंछते हुए देखा है। कोई गहरा दुख हमेशा उनके दिल को कुतरता रहता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उनके पास कोई दोषी स्मृति है जो उन्हें सताती है, और कभी कभी मुझे ये संदेह होता है कि बैरीमोर एक घरेलू अत्याचारी है। मुझे हमेशा लगता था कि इस आदमी के चरित्र के कुछ पहलू अनोखे और संदिग्ध हैं, लेकिन पिछली रात की घटना ने मेरे सभी संदेहों को खत्म कर दिया है। और फिर भी मैं अपने आप में एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं बहुत गहरी नींद नहीं सोता हूँ और जब से मैं इस घर में आया हूँ मैं बहुत चौकन्ना रहता हूँ। मेरी नींद पहले से भी कहीं ज़्यादा हल्की हो गई है। कल रात 2 बजे मुझे अपने कमरे में से चुपके से चलने की आवाज़ ने जगा दिया। मैं उठा, अपना दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। गलियारे में एक लंबी काली छाया चल रही थी। ये छाया उस व्यक्ति की थी जो हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए गलियारे से धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं शर्ट और पतलून पहने हुआ था और उसके पैरों का कोई ढकने वाला कपड़ा नहीं था। मैं केवल रूपरेखा देख सकता था, लेकिन उसकी ऊंचाई ने मुझे बताया कि ये बैरीमोर था। वह बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था और उसके पूरे रूप में कुछ ऐसा था जो वर्णन से परे अपराध बोध और छिपाव को दर्शा रहा था। मैंने आपको बताया है कि गलियारा बालकनी से टूटा हुआ है जो हॉल के चारों ओर जाती है, लेकिन ये दूर की तरफ से फिर से शुरू हो जाती है। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गया और फिर मैं उसके पीछे पीछे चला गया। जब मैं बालकनी के पास पहुंचा तो वह दूर के गलियारे के अंत में पहुंच गया था और मैं खुले दरवाजे से आती रोशनी की झलक से देख सकता था कि वह एक कमरे में प्रवेश कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी कमरे बिना साज सज्जा के और खाली हैं, इसलिए उसका अभियान पहले से कहीं ज़्यादा रहस्यमय लगने लगा। रोशनी लगातार चमक रही थी, मानो वह स्थिर खड़ा हो। मैं जितना हो सका चुपचाप गलियारे से नीचे की ओर रेंगता रहा और दरवाजे के कोने से झांका। बैरीमोर खिड़की पर मोमबत्ती को शीशे के सामने रखकर झुका हुआ था। उसका चेहरा मेरी ओर आधा मुड़ा हुआ था और उसका चेहरा उम्मीद से कठोर लग रहा था, क्योंकि वह दलदली भूमि के अंधेरे में घूर रहा था। कुछ मिनट तक वह ध्यान से देखता रहा, फिर उसने गहरी कराह भरी और अधीर भाव से उसने बत्ती बुझा दी। मैं तुरंत अपने कमरे में वापस आ गया और बहुत जल्दी ही चुपके से कदम वापस लौटते हुए मुझे सुनाई दिए। बहुत देर बाद जब मैं हल्की नींद में सो गया तो मैंने कहीं ताले में चाबी घुमाने की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं ये नहीं बता सका कि आवाज़ कहाँ से आई।
इसका क्या मतलब है, मैं अनुमान नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन इस उदास घर में कुछ गुप्त काम चल रहा है जिसकी तह तक हम जल्दी या बाद में पहुँच जाएंगे। मैं आपको अपने सिद्धांतों से परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने मुझे केवल तथ्य बताने के लिए कहा था। आज सुबह मैंने सर हेनरी से लंबी बातचीत की है और हमने पिछली रात के बारे में मेरे अवलोकन के आधार पर अभियान की योजना बनाई है। मैं अभी इसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अगली रिपोर्ट को पढ़ने में दिलचस्प बना देगा। तो ये है वो रिपोर्ट जो डॉक्टर वॉटसन ने भेजी शार्लक होम्स को। काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अध्याय 9, दलदल पर प्रकाश। ये आधारित है डॉक्टर वॉटसन की दूसरी रिपोर्ट पर। बैस्करविले हॉल, 15 अक्टूबर। मेरे प्यारे होम्स, अगर मुझे अपने मिशन के शुरुआती दिनों में आपको ज़्यादा खबरें दिए बिना छोड़ना पड़ा, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं खोए हुए समय की भरपाई कर रहा हूँ और घटनाएं अब हमारे ऊपर तेज़ी से बढ़ रही हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट में मैंने बैरीमोर के साथ खिड़की पर अपनी शीर्ष नोट पर समाप्त की थी, और अब मेरे पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो आपको ये काफ़ी आश्चर्यचकित करेंगी। चीज़ों ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ मायनों में वे पिछले 48 घंटों में बहुत स्पष्ट हो गई हैं और कुछ मायनों में वे और अधिक जटिल हो गई हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और आप खुद ही फैसला कर लें। अपने रोमांच के बाद सुबह नाश्ते से पहले मैं गलियारे में गया और उस कमरे की जांच की जिसमें बैरीमोर पिछली रात गया था। पश्चिमी खिड़की जिसे वह इतनी गौर से देख रहा था, मैंने देखा घर की सभी खिड़कियों से अलग इसकी एक खासियत है। दलदली भूमि पर यहाँ से सीधी नजर रखी जा सकती है। 2 पेड़ों के बीच में एक छेद है जिससे इस जगह से सीधे नीचे देखा जा सकता है, जबकि अन्य सभी खिड़कियों से ये केवल एक दूर की झलक ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि बैरीमोर, क्योंकि केवल एक खिड़की ही उसका उद्देश्य पूरा कर सकती थी, दलदली भूमि पर किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा होगा। रात बहुत अंधेरी थी, इसलिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कैसे किसी को देख सकता था। मुझे लगा कि ये संभव है कि कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। यही कारण है कि वह चुपके से इधर उधर घूम रहा था और उसकी पत्नी भी बेचैन थी। वह आदमी एक आकर्षक दिखने वाला व्यक्ति है जो किसी देहाती लड़की का दिल जीतने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कुछ तो था। कमरे में वापस आने के बाद मैंने जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, उसका मतलब हो सकता है कि वह किसी गुप्त मीटिंग के लिए बाहर गया हो। इसलिए मैंने सुबह अपने आप से तर्क किया और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे संदेह की दिशा क्या थी। बैरीमोर की हरकतों की असली व्याख्या चाहे जो भी हो, मुझे लगा कि जब तक मैं उन्हें समझा नहीं सकता तब तक उन्हें अपने तक ही सीमित रखने की जिम्मेदारी मेरे लिए सहन करने से परे थी। नाश्ते के बाद मैंने बैरोनेट से उनके अध्ययन कक्ष में मुलाकात की और मैंने उन्हें वह सब बताया जो मैंने देखा था। वे मेरी अपेक्षा से कम आश्चर्यचकित हुए। मुझे पता था कि बैरीमोर रात में घूमता रहता है और मैं उससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। 2 या 3 बार मैंने गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ सुनी है आते जाते हुए, लगभग उसी समय जब तुम बता रहे हो। तो शायद वह हर रात उस विशेष खिड़की पर आता होगा, मैंने सुझाव दिया। शायद वह वैसे करता है। अगर ऐसा है तो हमें उसका पीछा करने में सक्षम होना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपका दोस्त होम्स यहाँ होता तो वह क्या करता। मुझे विश्वास है कि वह ठीक वही करता जो आप सुझा रहे हैं, मैंने कहा। मैं बैरीमोर का पीछा करता और देखता कि वह क्या कर रहा है, तो फिर हम इसे एक साथ करेंगे। लेकिन वह निश्चित रूप से हमारी बात सुनेगा। वह आदमी बहरा है और किसी भी हालत में हमें इस बात का जोखिम उठाना चाहिए। हम आज रात मेरे कमरे में बैठेंगे और उसके गुजर जाने तक की प्रतीक्षा करेंगे। सर हेनरी ने खुशी से अपने हाथ रगड़े और स्पष्ट था कि वह इस साहसिक कार्य को दलदली भूमि पर अपने कुछ हद तक शांत जीवन में राहत के रूप में स्वीकार कर रहे थे। बैरोनेट सर चार्ल्स के लिए योजना तैयार करने वाले आर्किटेक्ट और लंदन के एक ठेकेदार के साथ संपर्क में हैं। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ जल्द ही बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। प्लाईमाउथ से डेकोरेटर और फर्निचर्स आए हैं और ये स्पष्ट है कि हमारे मित्र के पास बड़े बड़े प्लान्स हैं और वे अपने परिवार की भव्यता को बहाल करने के लिए कोई मेहनत या खर्च कम नहीं करना चाहते। जब घर का जीर्णोद्धार और साज सज्जा की जाएगी तो उन्हें बस एक पत्नी की ज़रूरत होगी जो इसे पूरा करेगी।
हमारे बीच इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि अगर महिला तैयार है तो ये कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने शायद ही कभी किसी पुरुष को किसी महिला के प्रति इतना मोहित होते देखा है जितना वह हमारी खूबसूरत पड़ोसी मिस स्टेपल्टन के प्रति हैं। और फिर भी सच्चे प्यार की राह उतनी आसान नहीं होती जितनी की परिस्थितियों में कोई उम्मीद कर सकता है। उदाहरण के लिए आज इसकी सतह एक बहुत ही अप्रत्याशित लहर से टूट गई, जिसने हमारे मित्र को काफ़ी उलझन और झुंझलाहट का कारण बना दिया है। बैरीमोर के बारे में मैंने जो बातचीत उद्धृत की, उसके बाद सर हेनरी ने अपनी टोपी पहनी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। स्वाभाविक रूप से मैंने भी वैसा ही किया। क्या तुम आ रहे हो वॉटसन? उन्होंने जिज्ञासापूर्वक मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने कहा, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप दलदली भूमि पर जा रहे हैं या नहीं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे पता है कि मेरा निर्देश क्या है। मुझे बीच में बोलने के लिए खेद है, लेकिन आपने सुना होगा कि होम्स ने कितनी गंभीरता से आग्रह किया था कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं, और ख़ास पर जब आप दलदली भूमि पर जा रहे हों। सर हेनरी ने सुखद मुस्कान के साथ अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरे प्यारे साथी, उन्होंने कहा, होम्स ने अपनी सारी बुद्धि के बावजूद कुछ ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जो तब से हो रही हैं, जब से मैं दलदली भूमि पर हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम दुनिया के आखिरी आदमी हो जो ये खेल बिगाड़ना चाहोगे। मुझे अकेले ही बाहर जाना होगा। इससे मैं बहुत ही अजीब स्थिति में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ और क्या करूँ, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और चले गए। लेकिन जब मैंने इस मामले पर सोचा तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे इस बात के लिए बहुत धिक्कारा कि मैंने किसी बहाने से उन्हें अपनी नज़रों से दूर जाने दिया। मैंने कल्पना की कि अगर मुझे आपके पास वापस लौटना पड़े और ये कबूल करना पड़े कि आपके निर्देशों की अवहेलना के कारण मेरे साथ कोई दुर्भाग्य हुआ है, तो मेरी भावनाएं कैसी होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस विचार से ही मेरे गाल लाल हो गए। शायद उसे पकड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है, इसलिए मैं तुरंत मेरेपिट हाउस की दिशा में चल पड़ा। मैं सर हेनरी को देखे बिना अपनी पूरी गति से सड़क पर आगे बढ़ रहा था, जब तक कि मैं उस बिंदु पर नहीं पहुंच गया जहां दलदली रास्ता अलग हो जाता है। वहां मुझे डर था कि शायद मैं गलत दिशा में आ गया हूं। आखिरकार मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से मैं दृश्य देख सकता था, वही पहाड़ी जो अंधेरे खदान में काटी गई थी। फिर मैंने उन्हें तुरंत देखा। वह दलदली रास्ते पर थे, लगभग 1/4 मील दूर, और उनके बगल में एक महिला थी जो केवल मिस स्टेपल्टन ही हो सकती थी। ये प्यारा था कि उनके बीच पहले से ही एक समझौता था और वे पहले ही मिलते थे। वे गहरी बातचीत में धीरे धीरे चल रहे थे और मैंने देखा कि वे अपने हाथों को जल्दी जल्दी हिला रही थी, जैसे कि वह जो कह रही थी वह बहुत गंभीर था, जबकि वह ध्यान से उसे सुन रहा था। और 1 या 2 बार जोरदार असहमति में उन्होंने अपना सिर हिलाया। मैं चट्टानों के बीच खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, बहुत हैरान था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उनका पीछा करना और उनकी अंतरंग बातचीत में बाधा डालना एक अपमान लग रहा था, और फिर भी मेरा स्पष्ट कर्तव्य कभी भी उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना था। किसी मित्र पर जासूसी करना एक घृणित कार्य है। फिर भी मुझे पहाड़ी से उन पर नज़र रखने और बाद में उनके सामने स्वीकार करके अपनी अंतरात्मा को शांत करने के अलावा कोई और बेहतर रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये सच है कि अगर अचानक कोई खतरा उन्हें डराता तो मैं बहुत दूर होता और काम नहीं आता। फिर भी मुझे यकीन है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि स्थिति बहुत कठिन थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। हमारे मित्र सर हेनरी और वे महिला रास्ते में रुक गए थे और अपनी बातचीत में गहरे डूबे हुए थे, जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं उनके साक्षात्कार का एकमात्र गवाह नहीं था। हवा में तैरते हरे रंग के एक झोंके ने मेरी नज़र को आकर्षित किया और दूसरी नज़र में मुझे पता चला कि इसे एक आदमी ने एक छड़ी पर रखा था जो टूटी हुई ज़मीन पर चल रहा था। वह स्टेपल्टन था जिसके पास तितली जाल था। मैं मुझसे ज़्यादा उन दोनों के करीब था और ऐसा लग रहा था कि वह उनकी दिशा में बढ़ रहा था। इस पल सर हेनरी ने अचानक मिस स्टेपल्टन को अपनी तरफ खींच लिया। उनका हाथ उसकी कमर पर था, लेकिन मुझे लगा कि वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उससे दूर जा रही थी। उन्होंने अपना सर उसके सर की तरफ झुकाया और उसके एक हाथ को उठाकर जैसे कि विरोध में हो। अगले ही पल मैंने देखा कि वह अलग हो गए और जल्दी से घूम गए। स्टेपल्टन ही रुकावट का कारण था। वह उनकी तरफ बेतहाशा भाग रहा था। उसका बेतुका जाल उसके पीछे लटक रहा था। उसने इशारे किए और प्रेमियों के सामने उत्साह से लगभग नाचने लगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस दृश्य का क्या मतलब था, लेकिन मुझे लगा कि स्टेपल्टन सर हेनरी को गाली दे रहा था, जिसने स्पष्टीकरण दिया जो दूसरे द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने पर और अधिक क्रोधित हो गया।
महिला सहमी चुप्पी में खड़ी रही। अंत में स्टेपल्टन ने अपनी एड़ी घुमाई और अपनी बहन को एक सख्त तरीके से इशारा किया, जो सर हेनरी पर एक अनिश्चित नज़र डालने के बाद अपने भाई के बगल में चली गई। प्रकृतिवादी के गुस्से भरे हाव भाव से पता चलता है कि महिला भी उसकी नाराजगी में शामिल थी। बैरोनेट एक मिनट तक उनकी ओर देखता रहा और फिर वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर वापस चला गया जिस रास्ते से वह आया था। उसका सिर झुका हुआ था। वह बिल्कुल निराशा की तस्वीर थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये सब क्या था, लेकिन मैंने अपने दोस्त की जानकारी के बिना इतना अंतरंग दृश्य देखने के लिए अपने आप को बहुत शर्मिंदा पाया। इसलिए मैं पहाड़ी से नीचे भागा और नीचे बैरोनेट से मिला। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति ये सोचकर परेशान हो कि अब आगे क्या करना है। हेलो वॉटसन, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा। तुम्हारा ये कहने का मतलब नहीं है कि तुम सब कुछ होने के बावजूद मेरे पीछे गए थे। मैंने उन्हें सब कुछ समझाया, कैसे मेरे लिए पीछे रहना असंभव था, कैसे मैं उनके पीछे पीछे चला गया और कैसे मैंने ये सब होते हुए देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मुझ पर भड़क उठीं, लेकिन मेरी स्पष्टवादिता ने उन्हें शांत कर दिया और वह अंत में एक उदास हंसी में फूट पड़ा। तुमने सोचा होगा कि मैदान के बीच में एक आदमी के लिए निजी तौर पर रहने के लिए काफ़ी सुरक्षित जगह है, उन्होंने कहा, लेकिन गरज के साथ ऐसा लगता है कि पूरा देश मुझे प्रणय निवेदन करते हुए देखने के लिए बाहर आया था, और वह भी एक बहुत ही प्रणय निवेदन। तुमने कहाँ सीट बुक की थी? मैं उस पहाड़ी पर था, काफ़ी पीछे की पंक्ति में, है ना? लेकिन उसका भाई काफ़ी आगे था। क्या तुमने उसे हम पर हमला करते देखा? हाँ, मैंने देखा। क्या तुम्हें कभी लगा कि वह पागल है, ये उसका भाई? मैं ये नहीं कह सकता कि वो पागल है या नहीं। आज तक मैं उसे हमेशा एक समझदार आदमी मानता था, लेकिन तुम मुझसे ये कह सकते हो कि या तो उसे या मुझे सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे भी मेरे साथ क्या समस्या है? तुम कुछ हफ्तों से मेरे पास रह रहे हो वॉटसन। अब मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे उस महिला का अच्छा पति बनने से रोक सकती है जिसे मैं प्यार करता हूँ? मुझे कहना चाहिए कि नहीं। मैं मेरी सांसारिक स्थिति पर आपत्ति नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरे ही खिलाफ है कि उसने ये सब किया है। उसे मुझसे क्या शिकायत है? मैंने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष या महिला को चोट नहीं पहुंचाई, जहाँ तक मुझे पता है, और फिर भी उसने मुझे उसकी उंगलियों के सिरे तक छूने नहीं दिए। क्या उसने ऐसा कहा? ये और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें बताता हूँ वॉटसन। मैं उसे सिर्फ कुछ हफ्तों से जानता हूँ, लेकिन पहली बार से ही मुझे लगा कि वह मेरे लिए बनी है, और वह भी जब मेरे साथ होती है तो खुश रहती है। और मैं कसम खा सकता हूँ, एक औरत की आंखों में एक चमक होती है जो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। लेकिन उसने हमें कभी साथ नहीं रहने दिया, और आज पहली बार मुझे उसके साथ अकेले में कुछ बात करने का मौका मिला। मैं मुझसे मिलकर खुश थी, लेकिन जब वह मिलती है तो वह प्यार के बारे में बात नहीं करती, और अगर वह रोक सकती तो वह मुझे इसके बारे में बात करने से रोक देती। वह बार बार यही कहती रहती है कि ये खतरे वाली जगह है, और जब तक मैं इसे छोड़ नहीं देता तब तक वह कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने उसे कहा कि चूंकि मैंने उसे देख लिया है, इसलिए मुझे इसे छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है, और अगर वह वाकई चाहती है कि मैं चला जाऊं तो इसे काम करने का एकमात्र तरीका यही है कि वह मेरे साथ आने का इंतज़ाम करे। इस पर मैंने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उसका भाई पागलों की तरह चेहरा बनाकर हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। वह गुस्से से लाल था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वह गुस्से से चिल्लाने लगा कि मैं उस महिला के साथ क्या कर रहा था। मैंने उसके साथ वो करने की कैसे हिम्मत करी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या मैंने सोचा कि मैं बैरोनेट होने के कारण जो चाहूँ कर सकता हूँ? अगर वह उसका भाई ना होता तो मुझे उसे जवाब देने का बेहतर तरीका पता है। जैसा कि मैंने उसे बताया कि उसकी बहन के प्रति मेरी भावनाएं ऐसी हैं कि मुझे शर्म नहीं आती, और मुझे उम्मीद है कि वह मेरी पत्नी बनकर मेरा सम्मान करेगी। ऐसा लगता था कि इससे मामला और बिगड़ गया, इसलिए मैंने भी अपना आपा खो दिया, और मैंने उसे शायद इससे ज़्यादा गर्म जवाब दे दिए जितने मुझे देने चाहिए थे, क्योंकि वह मेरे पास खड़ी थी। तो ये उसके साथ चले जाने के साथ समाप्त हुआ, जैसा कि आपने देखा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितनी बुरी तरह इसके व्यवहार से हैरान हूँ। बस मुझे ये बताओ कि इसका क्या मतलब है वॉटसन, और मुझे तुम्हारा जितना भुगतान करना है मैं उससे अधिक कर दूंगा। मैंने एक दो स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में मैं खुद पूरी तरह से उलझन में था। हमारे मित्र की उपाधि, उनकी संपत्ति, उनकी उम्र, उनका चरित्र और उनकी शक्ल सूरत सब उनके पक्ष में है, और मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि ये उनके परिवार में चल रही है इस बुरी किस्मत के कारण हो। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि महिला की अपनी इच्छाओं का कोई संदर्भ दिए बिना उनके प्रस्ताव को इतनी बेरहमी से खारिज कर दिया गया,
और ये कि महिला ने बिना किसी विरोध के स्थिति को स्वीकार कर लिया। हालांकि उसी दोपहर स्टेपल्टन के आने से हमारे अनुमान शांत हो गए। वह सुबह की अपनी असभ्यता के लिए माफी मांगने आए थे और सर हेनरी के साथ उनके अध्ययन कक्ष में एक लंबी निजी बातचीत के बाद उनकी बातचीत का नतीजा ये निकला कि दरार पूरी तरह से ठीक हो गई है और इसके संकेत के रूप में हमें अगले शुक्रवार को मेरेपिट हाउस में भोजन करना है। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि यह आदमी पागल है, सर हेनरी ने कहा। मैं इसकी आंखों में वह भाव नहीं भूल सकता जब वह आज सुबह मेरी ओर दौड़ा था, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति उससे अधिक तमीज से माफी नहीं मांग सकता। क्या उन्होंने अपने सुबह के आचरण के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया? उसकी बहन ही उसके जीवन में सब कुछ है, वह कहता है। ये स्वाभाविक भी है, वे हमेशा साथ रहे हैं और उसके हिसाब से वह बहुत अकेला आदमी है और उसके पास सिर्फ उसकी एक बहन ही है, इसलिए उसे खोने का ख्याल उसके लिए बहुत भयानक था। उसने कहा उसे समझ में नहीं आया कि मैं उससे इतना जुड़ रहा हूँ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि ये सच में ऐसा है और वह उससे दूर जा सकती है, तो इसे इतना जोर का झटका उसे लगा कि कुछ समय के लिए वह अपने द्वारा कही गई बातों या किए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं रहा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे बहुत दुख है और उसने महसूस किया कि ये कितना मूर्खतापूर्ण और कितना स्वार्थी था कि वह सोचता रहा और अपनी बहन जैसी खूबसूरत महिला को जीवन भर अपने पास रखना असंभव है। अगर उसे छोड़ना पड़ा तो वह किसी और के बजाय मेरे जैसे पड़ोसी के पास जाएगा, लेकिन किसी भी मामले में ये उसके लिए एक झटका ही है और उसे इससे निपटने के लिए खुद को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। अगर मैं 3 महीने के लिए इस मामले को शांत रहने का वादा करूं और उस दौरान उस महिला के साथ दोस्ती बढ़ाने में संतुष्ट रहूं, तो वह अपनी ओर से सारा विरोध वापस ले लेगा बिना उसके प्यार का दावा किए। मैंने ये वादा किया है और इसलिए मामला यहीं खत्म हो गया। तो ये हमारे छोटे रहस्यों में से एक है जिसका समाधान हो गया है। इस दलदल में जहां हम फंसे हुए हैं वहां कहीं भी तह तक पहुंचना एक बड़ी बात है। अब हम जानते हैं कि स्टेपल्टन ने अपनी बहन के प्रेमी को नापसंद क्यों किया, तब भी जब वह प्रेमी सर हेनरी जैसा योग्य व्यक्ति था। और अब मैं दूसरे धागे की ओर बढ़ता हूं जिसे मैंने उलझी हुई गुत्थी से बाहर निकाला है। रात में सिसकियों का रहस्य, श्रीमती बैरीमोर के आंसुओं से सने चेहरे का रहस्य, बटलर की पश्चिमी जालीदार खिड़की तक की गुप्त यात्रा का रहस्य। मुझे बधाई दो मेरे प्यारे होम्स, और मुझे बताओ कि मैंने एक एजेंट के रूप में तुम्हें निराश तो नहीं किया है, कि तुम मुझ पर भरोसे पर पछतावा तो नहीं करते हो जो तुमने मुझे भेजते समय दिखाया था। ये सभी बातें एक रात के काम से पूरी तरह से साफ हो गई हैं। मैंने कहा है एक रात की मेहनत से, लेकिन सच में ये 2 रातों की मेहनत से हुआ, क्योंकि पहली रात में हम पूरी तरह से खाली हाथ थे। मैं सर हेनरी के साथ उनके कमरे में सुबह करीब 3 बजे तक बैठा रहा, लेकिन सीढ़ियों पर बजने वाली घड़ी के अलावा हमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये एक बहुत ही उदास जागरण था और हम में से हर कोई अपनी कुर्सियों पर सो गया। सौभाग्य से हम निराश नहीं हुए और हमने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। अगली रात हमने लैंप नीचे किया और बिना किसी आवाज़ के सिगरेट पीते रहे। ये अविश्वसनीय था कि घंटे कितने धीरे धीरे बीत रहे थे और फिर भी हमें उसी तरह की धैर्यपूर्ण रुचि ने मदद की जो एक शिकारी को उस जाल को देखते समय महसूस होनी चाहिए जिससे वह उम्मीद करता है कि शिकार फंस सकता है। 1 बार और 2 बार और हम लगभग दूसरी बार निराशा में हार मान चुके थे जब एक पल में हम दोनों अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठ गए। हमारी सभी थकी हुई इंद्रियां एक बार फिर से सतर्क हो गईं। हमने गलियारे में एक कदम की चरमराहट सुनी। हमने चुपके से उसे गुजरते हुए सुना जब तक कि वह दूर गायब नहीं हो गया। फिर बैरोनेट ने धीरे से अपना दरवाज़ा खोला और हम उसका पीछा करने निकल पड़े। हमारा आदमी पहले ही गैलरी का चक्कर लगा चुका था और गलियारा पूरी तरह से अंधेरे में था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे जब तक कि हम दूसरे विंग में नहीं पहुंच गए। हम ठीक समय पर उस लंबे काली दाढ़ी वाले व्यक्ति की एक झलक पाने में सफल हो गए जिसके कंधे गोल थे और वह चुपके से गलियारे से नीचे चला जा रहा था। फिर वह पहले की तरह उसी दरवाजे से गुजरा और मोमबत्ती की रोशनी ने उसे अंधेरे में घेर लिया और गलियारे के अंधेरे में एक पीली किरण फेंकी। हम सावधानी से उसकी ओर बढ़े, हर तख्ते को आजमाने की कोशिश की इससे पहले कि हम अपना पूरा वजन उस पर डालने की हिम्मत करें। हमने अपने जूते पीछे छोड़ने की सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी पुराने तख्ते हमारे पैरों के नीचे टूट गए और चर बनाने लगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारी आवाज़ वह सुन ना पाए।
हालांकि वह आदमी सौभाग्य से बहरा था और वह जो कर रहा था उसमें पूरी तरह से व्यस्त था। जब अंततः हम दरवाजे तक पहुंचे और अंदर झांका तो पाया कि वह खिड़की पर बैठा हुआ, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, उसका सफेद गंभीर चेहरा खिड़की के शीशे से सटा हुआ, ठीक वैसा ही जैसा मैंने उसे 2 रात पहले देखा था। हमने अभियान की कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन बैरोनेट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए सबसे सीधा रास्ता हमेशा सबसे स्वाभाविक होता है। मैं कमरे में चला गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, बैरीमोर अपनी सांस की तेज फुफकार के साथ खिड़की से उछला और हमारे सामने खड़ा हो गया, लाल और कांपता हुआ। उसकी काली आंखें उसके चेहरे के सफेद मुखौटे से बाहर चमक रही थीं, जो डर और आश्चर्य से भरी हुई थी। जब वह सर हेनरी से मेरी ओर देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैरीमोर? कुछ नहीं सर। वह इतना बेचैन था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था और उसकी मोमबत्ती के हिलने से छायाएं ऊपर नीचे उछल रही थी। ये खिड़की थी सर, मैं रात में ही देखने के लिए जाता हूँ कि वे बंद है या नहीं। दूसरी मंजिल पर? हाँ सर, सभी खिड़कियाँ। देखो बैरीमोर, सर हेनरी ने सख्ती से कहा, हमने तुमसे सच उगलवाने का मन बना लिया है, इसलिए जल्दी ही सच बता देने से तुम्हें परेशानी से बचाया जा सकेगा। आओ चलो, अब झूठ मत बोलो। तुम उस खिड़की पर क्या कर रहे थे? वह व्यक्ति हमारी ओर असहाय भाव से देख रहा था और अपने हाथों को ऐसे मरोड़ रहा था जैसे कोई व्यक्ति संदेह और दुख की अंतिम सीमा पर हो। मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा था सर, मैं खिड़की पर मोमबत्ती पकड़े हुए खड़ा था। और तुम खिड़की पर मोमबत्ती क्यों पकड़े हुए थे? मुझसे मत पूछिए सर हेनरी, मुझसे मत पूछिए। मैं आपको वचन देता हूँ सर कि ये मेरा रहस्य नहीं है और मैं इसे नहीं बता सकता। अगर ये मेरे अलावा किसी और से संबंधित नहीं होता तो मैं इसे आपसे छिपाने की कोशिश नहीं करता। अचानक मेरे मन में एक विचार आया और मैंने खिड़की पर से मोमबत्ती उठा ली जहाँ बटलर ने उसे रखा था। वह इसे संकेत के रूप में पकड़े हुए होगा, मैंने कहा। देखते हैं कि कोई उत्तर मिलता है या नहीं। मैंने उसे वैसे ही थामा जैसे उसने थामा था और रात के अंधेरे में घूरता रहा। मैं पेड़ों के काले किनारे और दलदली भूमि के हल्के विस्तार को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, क्योंकि चांद बादलों के पीछे था। और फिर मैंने खुशी से चिल्लाया, क्योंकि पीली रोशनी की एक छोटी सी पिन पॉइंट ने अचानक अंधेरे घूंघट को भेद दिया था और खिड़की से घिरे काले वर्ग के केंद्र में लगातार चमक रही थी। वह यही है, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं सर, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, बटलर ने बीच में कहा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ सर। अपनी रोशनी खिड़की के पार घुमाओ वॉटसन, बैरोनेट चिल्लाया। देखो, दूसरे भी घूम रहे हैं। अब तुम बदमाश, क्या तुम इनकार करते हो कि ये एक संकेत है? आओ बोलो, वहां तुम्हारा साथी कौन है और ये क्या साजिश चल रही है? उस आदमी का चेहरा खुलकर विद्रोही हो गया। ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो फिर तुम तुरंत मेरी नौकरी छोड़ दो। बहुत अच्छा सर, अगर मुझे जाना ही है तो मुझे जाना है। और तुम बेइज्जती में चले गए। भगवान की कसम, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा परिवार मेरे साथ 100 साल से भी ज्यादा समय से इस छत के नीचे रह रहा है और मैं तुम्हें मेरे खिलाफ किसी गहरी साजिश में फंसा हुआ पाता हूँ। नहीं नहीं सर, ये आपके खिलाफ नहीं है। ये एक महिला की आवाज़ थी और श्रीमती बैरीमोर अपने पति से ज्यादा पीली और ज्यादा भयभीत दरवाजे पर खड़ी थी। शॉल और स्कर्ट में उनका भारी भरकम शरीर हास्यास्पद लग सकता था अगर उनके चेहरे पर भावनाओं की तीव्रता ना होती। हमें जाना होगा एलिजा, ये सब यहीं खत्म होता है। तुम हमारा सामान पैक करो, बटलर ने कहा। ओ जॉन, जॉन, क्या मैं तुम्हें इस स्थिति में ले आई हूँ? ये मेरा ही काम है सर हेनरी, पूरी तरह से मेरा। उसने मेरे लिए और मेरे कहने पर ही सब कुछ किया है। तो बोलो, इसका क्या मतलब है? मेरा दुखी भाई दलदली भूमि पर भूख से मर रहा है। हम उसे अपने दरवाजे पर मरने नहीं दे सकते सर हेनरी। रोशनी उसके लिए एक संकेत है कि उसके लिए भोजन तैयार है और बाहर उसकी रोशनी ये दिखाने के लिए कि उसे कहाँ से लाना है। तो फिर तुम्हारा भाई भागा हुआ अपराधी, सर सेल्डन अपराधी। ये सच है सर, बैरीमोर ने कहा। मैंने कहा था कि मेरा रहस्य नहीं है और मैं इसे आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आपने सुन लिया है और आप देखेंगे कि अगर कोई साजिश थी तो वह आपके खिलाफ नहीं थी। तो रात में चुपके से अभियान चलाने और खिड़की पर रोशनी की यही वजह थी?
सर हेनरी और मैं दोनों ही उस महिला को आश्चर्य से देखते रहे। क्या ये संभव था कि ये बेहद सम्मानित व्यक्ति देश के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक के खून का हो? हाँ सर, मेरा नाम सेल्डन था और वह मेरा छोटा भाई है। जब वह छोटा था तब हम उसे बहुत खुश रखते थे और हर चीज़ में उसे उसकी मर्जी करने देते थे, जब तक कि उसे ये नहीं लगा कि दुनिया उसके आनंद के लिए नहीं बनाई गई है और इसमें वह जो चाहे कर सकता है। फिर जब वह बड़ा हुआ तो उसे दुष्ट साथी मिले और शैतान ने उसमें प्रवेश कर लिया और उसने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया और हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। एक अपराध के बाद वह नीचे गिरता चला गया और अंत में भगवान की दया से उसे फांसी से उतारा गया। लेकिन मेरे लिए सर, वह हमेशा एक छोटा घुंघराले बालों वाला लड़का था जिसे मैंने पाला था और जिसके साथ मैं खेली थी, एक माँ की तरह। यही कारण था कि उसने जेल तोड़ दी सर। वह जानता था कि मैं यहाँ हूँ और हम उसकी मदद करने से इनकार नहीं कर सकते। जब वह एक रात थका हुआ और भूखा खुद को घसीटता हुआ यहाँ आया और उसके पीछे पहरेदार लगे हुए थे, तो हम क्या कर सकते थे? हमने उसे घर में लिया और उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। फिर आप वापस आ गए सर, और मेरे भाई ने सोचा कि जब तक शोर शराबा खत्म नहीं हो जाता तब तक वह दलदली भूमि पर कहीं और ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं वहाँ छिपकर लेटा रहा। लेकिन हर दूसरी रात हम खिड़की में रोशनी डालकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वह वहाँ अभी है या नहीं, और अगर कोई जवाब मिलता तो मेरे पति उसके लिए कुछ रोटी और मांस निकाल कर ले जाते। हर दिन हम उम्मीद करते कि वह चला गया होगा, लेकिन अब तक वह वहीं था। हम उसे छोड़ नहीं सकते थे सर। ये पूरी सच्चाई है, क्योंकि मैं एक ईमानदार ईसाई महिला हूँ, और आप देखेंगे कि अगर इस मामले में कोई दोष है तो वह मेरे पति पर नहीं बल्कि मुझ पर है। महिला के शब्द तीव्र गंभीरता के साथ आए थे, जिसमें दृढ़ विश्वास की झलक थी। क्या ये सच है बैरीमोर? हाँ सर हेनरी, हर एक शब्द। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। जो मैंने कहा है उसे भूल जाओ। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और हम सुबह इस मामले पर आगे बात करेंगे। जब वे चले गए तो हमने फिर से खिड़की से बाहर देखा। सर हेनरी ने खिड़की खोल दी थी और ठंडी रात की हवा हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। दूर दूर तक काली रोशनी का एक छोटा सा बिंदु अभी भी चमक रहा था। सर हेनरी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि इन्होंने इतनी हिम्मत की। इसे इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि ये केवल यहाँ से दिखाई दे। बहुत संभव है। आपके हिसाब से ये कितना दूर है? मुझे लगता है कि क्लेफ्ट टोर के बाहर, 1 या 2 मील से ज़्यादा दूर नहीं। शायद ऐसा ही हो। ठीक है, अगर बैरीमोर को खाना ले जाना पड़े तो ये दूर नहीं हो सकता, और वह ये खलनायक इस मोमबत्ती के पास इंतज़ार कर रहा है। वॉटसन, मैं उस आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ। मेरे मन में भी यही विचार आया था। ऐसा नहीं था कि बैरीमोर ने हमें अपने भरोसे में ले लिया था। उसका राज हमने उससे जबरन खींचा था। वह आदमी समुदाय के लिए खतरा था, एक ऐसा बदमाश जिसके लिए ना तो दया होनी चाहिए थी और ना ही बहाना। हम उसे वापस ऐसी जगह भेजने का जोखिम उठाकर केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे जहां वह कोई नुकसान किसी को न पहुंचा सके। उसके क्रूर और हिंसक स्वभाव के कारण अगर हमने उसे रोका तो दूसरों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, किसी भी रात हमारे पड़ोसी स्टेपल्टन पर उसका हमला हो सकता था, और शायद इसी बात के विचार ने सर हेनरी को इस साहसिक कार्य के लिए इतना उत्सुक बना दिया था। मैंने कहा, मैं भी आऊँगा। तो फिर अपना रिवॉल्वर ले लो और जूते पहन लो। हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि वह आदमी अपनी लाइट बुझाकर भाग जाए। 5 मिनट में हम दरवाजे के बाहर थे और अपने अभियान पर निकल पड़े। हम पतझड़ की हवा की सुस्त कराह और गिरते पत्तों की सरसराहट के बीच अंधेरी झाड़ियों से तेजी से गुजरे। रात की हवा नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। बीच बीच में चांद एक पल के लिए बाहर झांकता था, लेकिन बादल आसमान पर छा रहे थे, और जैसे ही हम दलदली भूमि पर पहुंचे हल्की बारिश शुरू हो गई। सामने रोशनी अभी भी लगातार जल रही थी। क्या आप हथियारबंद हैं? मैंने पूछा। मेरे पास शिकार की राइफल है। हमें जल्दी से जल्दी उस पर हमला करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वह एक हताश व्यक्ति है। हम उसे आश्चर्यचकित कर देंगे और उसे अपने अधीन कर लेंगे, इससे पहले कि वह हमारा विरोध कर सके। मैं कहता हूँ वॉटसन, बैरोनेट ने कहा। होम्स इस पर क्या कहेंगे? अंधकार की इस घड़ी के बारे में क्या कहेंगे जिसमें बुराई की शक्ति बढ़ जाती है? मानो उनके शब्दों के जवाब में दलदल के विशाल अंधकार से अचानक वह अजीब चीख उठी जिसे मैंने पहले ही महान ग्रिम्पन मायर की सीमाओं पर सुना था। ये रात के सन्नाटे में हवा के साथ आई एक लंबी गहरी बुदबुदाहट,
फिर एक बढ़ती हुई चीख और फिर एक उदास कराह जिसमें वह शांत हो गई। बार बार ये सुनाई दी। पूरी हवा इसके साथ धड़क रही थी, कर्कश, जंगली और खतरनाक। बैरोनेट ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और उनका चेहरा अंधेरे में सफेद चमक रहा था। ये भगवान, ये क्या है वॉटसन? मुझे नहीं पता, ये दलदली भूमि पर होने वाली आवाज है। मैंने इसे पहले भी एक बार सुना है। ये बात खत्म हो गई और हम एकदम सन्नाटे में आ गए। हम खड़े होकर कान लगाए रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वॉटसन, बैरोनेट ने कहा, ये एक शिकारी कुत्ते की चीख थी। मेरी नसों में खून जम गया, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक ऐसी दरार थी जो अचानक भय को बयां कर रही थी, जिसने उसे जकड़ लिया था। वे इस ध्वनि को क्या कहते हैं? उसने पूछा। कौन? देहात के लोग? ओह, वे अज्ञानी लोग हैं। वे इसे क्या कहते हैं? इससे तुम्हें क्यों परेशान होना है? मुझे बताओ वॉटसन, वे इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं झिझका, लेकिन सवाल से नहीं बच सका। वे कहते हैं कि ये बास्करविल्स के शिकारी कुत्ते की चीख है। वह करा उठा और कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। ये एक शिकारी कुत्ता था, उसने अंत में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह मीलों दूर से आया था। ये कहना कठिन है कि वह कहाँ से आया था। ग्रिम्पन मायर की दिशा नहीं है। हाँ, अच्छा, ये ऊपर था। अब आओ वॉटसन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी शिकारी कुत्ते की चीख थी? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम्हें सच बोलने से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आखिरी बार ये आवाज़ सुनी थी तब स्टेपलटन मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि ये किसी अजीब पक्षी की आवाज़ हो सकती है। नहीं नहीं, ये एक शिकारी कुत्ते की आवाज़ है। हे भगवान, क्या इन सभी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या ये संभव है कि मैं वास्तव में इतने बुरे खतरे में हूँ? तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है ना वॉटसन? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। और फिर भी लंदन में इस बात पर हंसना एक बात थी और यहाँ दलदली भूमि के अंधेरे में खड़े होकर ऐसी चीख सुनना दूसरी बात है। और मेरे चाचा, जब वे लेटे थे तो उनके बगल में कुत्ते के पैरों के निशान थे। ये सब एक साथ फिट बैठता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कायर हूँ वॉटसन, लेकिन उस आवाज़ ने मेरे खून को जमा दिया है। मेरे हाथ को महसूस करो। मैं संगमरमर के टुकड़े जितने ठंडे हाथ थे। कल तुम ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस रोने की बात को अपने दिमाग से निकाल पाऊंगा। अब आप क्या सलाह देंगे? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वापस लौटें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने आदमी को पकड़ने के लिए निकले हैं और हम ऐसा ही करेंगे। हम अपराधी के पीछे हैं और एक नरक कुत्ता शायद हमारे पीछे है। चलो, अगर गड्ढे के सभी शैतान दलदली भूमि पर खुलेआम घूमें तो हम इसे पूरा कर लेंगे। हम अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारे चारों ओर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का काला घेरा था और सामने लगातार जलती हुई रोशनी की पीली किरणें। एक गहरी अंधेरी रात में रोशनी की दूरी से ज़्यादा भ्रामक कुछ नहीं होता, और कभी कभी ऐसा लगता था कि ये किरण क्षितिज पर बहुत दूर है और कभी कभी ये हमसे कुछ गज की दूरी पर होती है। लेकिन आखिरकार हम देख पाए कि ये कहाँ से आ रही है, और तब हमें पता चला कि हम वाकई बहुत करीब थे। एक जलती हुई मोमबत्ती चट्टानों की दरार में फंसी हुई थी, जो हवा को उसके दोनों ओर से दूर रखने के लिए थी, और ये दिखाई भी न दे, बस बास्केविले हॉल की दिशा को छोड़कर। ग्रेनाइट के एक पत्थर ने हमारे आने को छिपा दिया और उसके पीछे दुबक कर हमने सिग्नल लाइट पर नजर डाली। दलदल के बीच में इस अकेली मोमबत्ती को जलते हुए देखना अजीब था, जिसके आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं था, बस एक सीधी पीली लौ और उसके दोनों ओर चट्टान की चमक थी। अब हम क्या करें? सर हेनरी फुसफुसाए। यहाँ रुको, वे अपनी रोशनी के पास ही होगा। चलो देखते हैं कि क्या हम उसे देख सकते हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले ही थे कि हम दोनों ने उसे देखा। चट्टानों के ऊपर, जिसकी दरार में मोमबत्ती जल रही थी, एक दुष्ट पीला चेहरा, एक भयानक जानवर का चेहरा जो पूरी तरह से घृणित भावनाओं से भरा हुआ था, कीचड़ से सना हुआ, दाढ़ी में बाल और उलझे हुए बाल। ये शायद उन पुराने जंगली लोगों में से एक था जो पहाड़ी ढलानों पर बिलों में रहते थे। उसके नीचे की रोशनी उसकी छोटी चालाक आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, जो अंधेरे में दाएं और बाएं भयंकर रूप से झांक रही थी, जैसे कोई चालाक और जंगली जानवर जिसने शिकारियों के कदमों की आवाज़ सुन ली थी। जाहिर है किसी बात ने उसके संदेह को जगाया था। हो सकता है कि बैरीमोर के पास कोई निजी संकेत हो जिसे हम देने में
चूक गए हों, या हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास ये सोचने का कोई और कारण रहा हो कि सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसके दुष्ट चेहरे पर उसके डर को पढ़ सकता था। किसी भी क्षण मैं मोमबत्ती को बुझा सकता था और अंधेरे में गायब हो सकता था। इसलिए मैं आगे बढ़ा और सर हेनरी ने भी ऐसा ही किया। उसी क्षण अपराधी ने हमें एक गाली दी और एक पत्थर हमारी तरफ फेंका जो उस चट्टान से टकराया जिसने हमें आश्रय दिया था। मैंने उसके छोटे दुबले मजबूत शरीर की एक झलक देखी जब वह अपने पैरों पर उछला और भागने के लिए मुड़ा। उसी क्षण सौभाग्य से चांद बादलों के बीच से निकल आया। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और हमारा आदमी दूसरी तरफ बहुत तेजी से भाग रहा था, अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों की पहाड़ी बकरी की तरह उछलते हुए। सौभाग्य से मेरी रिवॉल्वर की एक लंबी गोली उसे अपंग बना सकती थी, लेकिन मैंने इसे केवल हमले की स्थिति में अपनी रक्षा के लिए साथ रखा था, न कि भाग रहे किसी निहत्थे व्यक्ति पर गोली चलाने के लिए। हम दोनों ही अच्छे धावक थे और अच्छी तंदुरुस्त स्थिति में थे, लेकिन जल्द ही हमें पता चल गया कि हमारे पास उससे आगे निकलने का कोई मौका नहीं है। हमने उसे चांद की रोशनी में बहुत दूर तक देखा, जब तक कि वह दूर पहाड़ी के किनारे पत्थरों के बीच तेजी से चलता हुआ एक छोटा सा धब्बा नहीं रह गया। हम तब तक दौड़ते रहे जब तक कि हम पूरी तरह से उड़ नहीं पाए, लेकिन हमारे बीच की दूरी और भी बढ़ती गई। अंत में हम रुक गए और दो चट्टानों पर हाँफते हुए बैठ गए, जबकि हम उसे दूर से गायब होते हुए देख रहे थे। और इसी समय एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित घटना घटी। हम अपनी चट्टानों से उठे और निराशाजनक पीछा छोड़कर घर की ओर मुड़े। चांद दाईं ओर नीचे था और ग्रेनाइट के एक बुर्ज का दांतेदार शिखर उसकी चांदी की डिस्क के निचले वक्र के सामने खड़ा था। वहां उस चमकती हुई पृष्ठभूमि पर एक आबनूस की मूर्ति की तरह काले रंग की रूपरेखा में मैंने बुर्ज पर एक आदमी की आकृति देखी। ये मत सोचो कि एक भ्रम था होम्स। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे अधिक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देखा। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वह आकृति एक लंबे पतली आदमी की थी। वह अपने पैरों को थोड़ा अलग करके अपनी बाहों को मोड़कर अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा था, मानो वह अपने पीछे पीठ और ग्रेनाइट के उस विशाल जंगल पर विचार कर रहा हो। वह उस भयानक जगह की आत्मा हो सकती है। ये अपराधी नहीं था। ये आदमी उस जगह से बहुत दूर था जहाँ अपराधी गायब हुआ था। इसके अलावा वह बहुत लंबा आदमी था। आश्चर्य से चीखते हुए मैंने उसे बैरोनेट की ओर इशारा किया, लेकिन जिस क्षण मैंने उसकी बाँह पकड़ने के लिए मुड़कर देखा, वह आदमी गायब हो चुका था। ग्रेनाइट का नुकीला शिखर अभी भी चांद के निचले किनारे को काट रहा था, लेकिन उसके शिखर पर उस खामोश और गतिहीन आकृति का कोई निशान नहीं था। टोर की खोज करना चाहता था, लेकिन वह कुछ दूरी पर था। बैरोनेट की नसें अभी भी उस चीख से कांप रही थीं जो उसके परिवार की काली कहानी को याद दिला रही थी, और वह एक नए रोमांच के मूड में नहीं था। उसने इस अकेले आदमी को टोर पर नहीं देखा था और वह रोमांच महसूस नहीं कर सकता था जो उसकी अजीब उपस्थिति और उसकी आज्ञाकारी रवैये ने मुझे दिया था। एक वार्डर, इसमें कोई शक नहीं, उसने कहा। जब ये आदमी भागा है तब से ये दलदल में उसका जमावड़ा लगा हुआ है। खैर, शायद उसका स्पष्टीकरण सही हो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और सबूत चाहूँगा। आज प्रिंसटाउन के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने लापता आदमी की तलाश कहाँ करनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम उसे अपने कैदी के रूप में वापस लाने में सफल नहीं हुए हैं। कल रात के रोमांच ऐसे ही थे, और आपको स्वीकार करना चाहिए मेरे प्यारे होम्स कि मैंने रिपोर्ट के मामले में आपके साथ बहुत अच्छा किया है। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उसमें से बहुत कुछ निस्संदेह अप्रासंगिक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा कि मैं आपको सभी तथ्य बता दूं और आपको खुद ही उन तथ्यों को चुनने के लिए छोड़ दूं जो आपके निष्कर्षों तक पहुंचने में आपकी सबसे अधिक मदद करेंगे। हम निश्चित रूप से कुछ प्रगति कर रहे हैं। जहां तक बैरीमोर्स का सवाल है, हमने उनके कार्यों के उद्देश्यों का पता लगा लिया है और इससे स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो गई है, लेकिन अपने रहस्यों और अपने अजीबोगरीब निवासियों के साथ दलदली भूमि अभी भी उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है। शायद मैं अपने लेख में इस पर और भी प्रकाश डाल पाऊँ। सबसे अच्छा होगा कि आप हमारे पास आएं। वैसे भी अगले कुछ दिनों में मुझसे आप फिर से बातचीत करेंगे ही। तो मित्रों, यहाँ ख़त्म होता है अध्याय 9, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले अध्याय में हमें डॉक्टर वॉटसन के मित्र शर्लॉक होम्स का आगमन नज़र आ रहा है। तो चलिए आज की इस
भय, रहस्य, रोमांच से भरी हुई हमारी मुलाकात को अब यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे जल्दी ही दी हाउंड ऑफ द बास्करविल्स के चौथे भाग में। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद। तब तक जुड़े रहिए अपनी दोस्त रोशनी से।